कल हमने क्लास में जाना था कि हम सबको वेरी वार्म गुड आफ्टरनून। कल हमने जाना था कि किस तरीके से वास्तु को हमें जानना होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन-किन चीज़ों पर वास्तु आधारित है और क्या-क्या उसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। कोई भी घर खरीदने से पहले हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी तैयारी ही वास्तु कहलाती है, क्योंकि 4 दीवारों से बनने वाला घर मकान ही होता है। उसके अंदर जब आप स्वस्थ रहते हो, हेल्दी रहते हो, प्रॉस्पर रहते हो, तभी जाके कोई 4 दीवारें घर में कन्वर्ट होती हैं और आपको खुशियाँ देती हैं। तो आज उसके आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि एनर्जीज़ पर काम करते हैं। वास्तु एक ऐसा विषय है जिसमें आप एनर्जीज़ से बात भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपना कंक्रीट का घर बनाएँ और उसी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आपने अपने घर में रजिस्ट्रेशन करवाया, आपने अपना घर खरीदा, उसके बाद आप रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कराने तो चले गए पेपर्स पे, अपने घर पे, लेकिन आज से पहले आपके घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी उस भूमि के अंदर कोई जीव रहा होगा, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे कोई पेड़ हो, कोई भी हो, किसी और जन्म-जन्मांतर से वो धरती तो यही है। हम बदलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, हम स्थान बदलते हैं, लेकिन भूमि यहीं रहती है, वो कहीं नहीं जाती। तो जैसे ही भूमि अपना ट्रांसफ़ॉर्मेशन करती है, एक युग से दूसरे युग में, जब अर्थक्वेक आता है तो ऊपर-नीचे हो जाती है। तो इस विधान से क्या होता है, एनर्जीज़ शिफ्ट हो जाती हैं। यानी कि बहुत सारे जानवर मरते हैं, उनकी एनर्जीज़, बहुत सारे कीट-पतंग कुछ ऐसे मरते हैं, छोटे-छोटे इंसेक्ट्स मरते हैं, उनकी एनर्जीज़ होती हैं। इंसान भी मरते हैं, उनकी भी एनर्जी हो सकती है। तो इन एनर्जीज़ को आप वास्तु एक ऐसा ज़रिया है जिनसे आप उन एनर्जीज़ पर काम करते हो, उन एनर्जीज़ से बात करते हो और उन्हीं एनर्जीज़ से प्रार्थना करते हो कि आपके घर में सुख और समृद्धि को एंटर करवाए। वो हम तरीका ढूँढते हैं कि जियोपैथिकली और कॉस्मिकली हमारे पास 2 ही माध्यम हैं, इन एनर्जीज़ से बात करने के लिए। उसके साथ-साथ अगर आप एक अच्छे वास्तुविद हैं, तो आप इतने सेंसिटिव होने चाहिए कि आप उन एनर्जीज़ को फ़ील कर सकें। इतनी सेंसिटिविटी आपको आनी चाहिए। अब कोई भी भूमि खरीदने से पहले बाकी तैयारी तो हमने कर ली कि भूमि किस तरीके के लेवल की होनी चाहिए। अब इस भूमि को देखना पड़ेगा कि ये कैसी है। लैंड की एनर्जी को टेस्ट करना पड़ेगा। जब इसके फैक्टर्स की बात करते हैं, तो लैंड एनर्जी यानी कि भूमिय ऊर्जा सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी घर को बनाने के लिए। यानी कि कोई भी वास्तु सम्मत घर बनेगा, वो भूमि तय करेगी कि उस घर की एनर्जी कितनी है। अगर वो भूमि वहाँ पर बाधित है, श्रापित है, कोई हड्डी, कोई कंकाल उसके अंदर दबा हुआ है, उसके आस-पास का स्थान यानी कि संगत, जैसे कल भी हमने बात की थी, यानी कि भूमि के आस-पास क्या है? कोई ग्रेवयार्ड है तो कैसी एनर्जी देगा? कोई हॉस्पिटल है तो कैसी एनर्जी देगा? कोई स्कूल है तो कैसी एनर्जी देगा? कोई टेम्पल है तो कैसी एनर्जी देगा? ये सब कुछ आपकी संगत बताता है। यानी कि वो एक छोटा-सा भूमि का टुकड़ा आपको बताना चाहता है कि मेरे आस-पास जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, मैं वैसा ही रिएक्ट करता हूँ। या उस भूमि के अंदर जो भी एनर्जीज़ विद्यमान हैं, वो ऊपर की तरफ आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, जब आपकी 4 दीवारें बनती हैं तो। इन 4 दीवारों में जब घर बनना शुरू होता है, तो यही एनर्जीज़ अपना-अपना स्थान ले लेती हैं। देखा होगा आपने, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो, घर बनाते हो, लेकिन जैसे ही उसके घर में अंदर जाते हो, आपके साथ कुछ न कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाता है। आपने तो अभी तक कुछ किया नहीं, तो नेगेटिव कैसे होना शुरू हो गया? क्योंकि उस भूमि पर आपसे पहले किसी और की एनर्जी वास कर रही थी और वो नहीं चाहती कि आप वहाँ पर आएँ।
तो ऐसी सिचुएशन में जब भी ऐसी समस्याएं आपके सामने आती हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि इस घर की एनर्जी डिस्टर्ब है, उसको मुझे प्रार्थना से, विधि विधान से, हवन करके यहाँ की शुद्धि करनी पड़ेगी। तो इन एनर्जीज को टेस्ट करने के लिए ही हम फैक्टर्स पर बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो निकल कर आता है, वो लैंड एनर्जी बताती है कि ये भूमि कैसी है, जो भूमि पर हम रहने वाले हैं वो भूमि कैसी है। उस भूमि को सबसे पहले टेस्ट करने के लिए आपका स्वर विज्ञान आपकी हेल्प करता है। अगर आप अच्छे स्वर विज्ञान के ज्ञाता बन जाते हो तो किसी भी भूमि पर पैर रखते ही आपका स्वर चेंज हो जाता है। ये स्वर चेंज होना इट्स अ नॉर्मल थिंग, हो सकता है। कौन से तत्व में आ रहा है वो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको बता देगा कि ये आपके लिए भूमि योग्य है, फलदायी है, या यहाँ पर आने से आपका नुकसान होने वाला है। तो ये है टेस्टिंग, जो आप अपने स्वर विज्ञान का सहारा लेकर किसी भी भूमि के दहलीज पर खड़े होकर बता सकते हो कि इस भूमि की ऊर्जा कैसी है। सेकंड, अगर टूल कोई आपके पास है, कोई भी डाउजिंग टूल भी ले सकते हो, रॉड्स ले सकते हो, आप पेंडुलम ले सकते हो, ऑरा स्कैनर ले सकते हो। नहीं तो अपने हाथों की एनर्जी ही बहुत होती है, या आप निमित्त ज्ञान का सहारा लेते हुए किसी भी भूमि की एनर्जी को बता सकते हो। जैसे अब ये निमित्त ज्ञान क्या आ गया आपके अकॉर्डिंग? निमित्त ज्ञान होता है आपकी इंट्यूशंस। आप जब घर से निकलते हो, आपको कैसा महसूस होता है? आपको उस भूमि पर जाने से पहले, उस मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ते में आपको क्या-क्या दिखाई देता है? क्या-क्या घटनाएं आपके साथ होती हैं? आपके मन में कैसा महसूस आप करते हो? ये सब कुछ डिसाइड करता है उस भूमि की एनर्जी। क्योंकि जैसे ही आपने वहां की भूमि के बारे में सोचा, वो भूमि आपसे अटैच हो जाती है और आपकी एनर्जी के साथ अलाइन होकर, अगर वो आप नहीं चाहती कि आप वहां पर आकर टेस्टिंग करें और उस भूमि पर रहें, तो कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। किसी किसी का तो रास्ते में जाते से पहले एक्सीडेंट्स तक हो जाते हैं। ये क्या है? यही एनर्जीज हैं। भूमिये ऊर्जा इतनी स्ट्रॉन्ग पावर होती है उनके पास कि अगर कोई भी साधारण व्यक्ति कोई भी भूमि पे बिना किसी आज्ञा के चला जाता है, तो आने के बाद उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। सब कुछ एनर्जीज ही बताती हैं। अब यहाँ पर जब लैंड एनर्जी की बात करते हैं, तो वो भूमि बता देगी आपको स्वर विज्ञान के माध्यम से, निमित्त ज्ञान के माध्यम से। और वहां पर किसी के भी घर की एनर्जी अगर पता करनी हो, तो किसी भी घर के अंदर जाने से पहले उसकी दहलीज पर पैर रखकर खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए, और अपने श्वासों पर ध्यान दें, स्वरों पर ध्यान दें, और उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इनके घर का माहौल कैसा है। अगर वाटर एलिमेंट आता है तो बहुत प्रॉस्पर हैं, बहुत ही अच्छे और ओपन माइंडेड लोग हैं, बड़े बिजनेस माइंडेड लोग हैं। अगर वायु तत्व आ जाता है तो इनके घरों में डेफिनेटली कोई नेगेटिव एनर्जी आती है। ये है स्वर विज्ञान से बिना कहीं जाए भी आप अपनी एनर्जीज उस एनर्जी के साथ अलाइन करके क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लैंड एनर्जी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि जब भी कहीं पर आपने निकलना है, किसी भी घर की एनर्जी हो या प्लॉट की एनर्जी हो, किसी प्रॉपर्टी की एनर्जी हो, कभी भी आपको बिना नॉक करे, बिना उसकी परमिशन लिए, बिना उसकी आज्ञा लिए उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये आपने निमित्त ज्ञान से सीखा है। निमित्त ज्ञान और भी बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है कि जब भी आप घर से निकल रहे हैं, अगर फीमेल है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड जितना भी बॉडी पार्ट है, नेवल एरिया से ऊपर, अगर उसको कोई सेंसेशन होती है, कोई खुजली होती है, कोई ऐसा सडन कोई एक इंसिडेंट उनके साथ होता है उसके लेफ्ट बॉडी पार्ट पर, तो उनके लिए पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन अगर यही कोई भी मेल वहां पर टेस्टिंग के लिए गए हैं, तो उनको
राइट हैंड साइड पे उनके बॉडी पार्ट पर अगर नेवल एरिया से ऊपर है तो पॉजिटिव साइन है, और अगर नेवल एरिया से नीचे अगर उनको सेंसेशन हो रहा है, कई बार आपकी बॉडी, वो कहते हैं ना हमारा, मेरी दाईं आंख फड़क रही है, बाईं आंख फड़क रही है, ये निमित्त ज्ञान के ही पार्ट्स होते हैं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। हमारे शास्त्रों में इन एनर्जीज को ढूंढने के लिए, इनसे बात करने के लिए यही माध्यम चुना गया था। हमारे शरीर में जो एनर्जी है, वो भी तो एनर्जीज से बात करने का कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई माध्यम तो देगी। और ये कभी भी ऑब्जर्व करके देखिए, कभी भी ऐसा होता है, उसके, आप जैसे ही अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी सेंसेशन होता है तो उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए आपके साथ क्या घटना घटित होती है। फीमेल है तो, और अगर मेल है तो राइट साइड में अगर आपका बॉडी रिएक्शन कुछ होता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जानने की कोशिश कर दिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो तो आपको पहले ही पता चल जाए मेरे साथ क्या होने वाला है। तो निमित्त ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ी एक गाइडेंस है, एक गाइड बुक है, आपको एनर्जी से बात करवाती है और पहले ही आपको पता चल जाता है आपके साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ट्रोपोग्राफी। अब ये ट्रोपोग्राफी क्या है? आप उसी भूमि पर खड़े हो जिसकी आपने अभी एनर्जी टेस्ट की। एनर्जी टेस्ट करने से पहले आपने देखा कि ये कोई प्लॉट है, ये इसकी एंट्रेंस है, यहां पर खड़े होते ही, इससे बाहर ही खड़े होके पहले आपको कभी भी किसी भी जगह पे, ये मैं आपको एक की दे रही हूं, आप सभी जितने भी लिसनर्स हैं आज क्लास के अंदर, आप किसी का वास्तु करते हैं या किसी इवन होटल्स में भी जाते हैं तो पहले नॉक करके आप उन एनर्जी से परमिशन लेने की आदत डालिए, ताकि आपके ऊपर कोई भी वो एनर्जी हिट ना कर सके, कोई भी दोष ना कर सके। उनसे, उनको बताइए आप किस पर्पज से आए हो, यहाँ परमानेंट रुकने नहीं आए हो। तो ये आज्ञा लेना और ये उनसे बात करना आपके लिए बहुत इजी गोइंग सिचुएशन क्रिएट कर देगा, आपको कोई हार्म नहीं होगा। तो और कोई भी जब ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है उसके लिए तो बहुत जरूरी हो जाती हैं ये चीजें। अब जब ट्रोपोग्राफी की बात करते हैं, वास्तु में एक सिद्धांत है कि हमेशा साउथ, अगर इसको नॉर्थ और इसको ईस्ट माने, ये साउथ है और ये वेस्ट है, सपोज करते हैं। अब अगर हम इस प्लॉट में ट्रोपोग्राफी की अगर बात करें कि कहाँ पर गड्ढे होने चाहिए, कहाँ पर स्लोप होना चाहिए, कहाँ पर रेज्ड होना चाहिए, कहाँ पर हाइटेड होना चाहिए, उस प्लेस के बारे में बताता है, जिसको ट्रोपोग्राफी टोपोग्राफी कहते हैं। ये लैंग्वेज भी आना चाहिए, वास्तु की लैंग्वेज होती है अपनी। तो हमारा सिद्धांत हमें हमेशा कहता है, जैसे कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था, हमेशा सारी एनर्जी का फ्लो टूवर्ड्स नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट ही होता है, क्योंकि यहाँ पर शिव और शक्ति का स्थान माना गया है, और ईस्टर्न में भी स्लोप होना बहुत ही पॉजिटिव माना गया है। क्यों? क्योंकि सूर्य की एनर्जी है। तो सबसे ऑस्पिशियस जगह अगर माने आपके प्लॉट में, तो एक नॉर्मल कोई भी अगर क्रिएशन आप करते हैं किसी भी खाली प्लॉट पर अपना घर बनाने के लिए, तो हमेशा ये कोशिश करिएगा कि आपका जो झुकाव है वो हमेशा स्लोप शुड बी नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट होना चाहिए। और अगर रेज्ड करना है, हाइटेड करना है, हैवी करना है, तो आपका साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट तक का एरिया आप बेशक हैवी कर सकते हो। तो अब हमने इसमें ये सीखा कि अगर इसके ऑपोजिट कोई चीज हमारे सामने आ जाती है, जैसे प्रिंसिपल को नहीं छोड़ना, हमने हमारे प्रिंसिपल बता रहे हैं आपको इधर से यहाँ तक रेज्ड हैवी, और यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। आपको अगर ओपन एरिया छोड़ना है तो नॉर्दर्न को छोड़िए, ईस्टर्न को छोड़िए। आपका अगर एंट्री नॉर्थ या ईस्ट में है तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर साउथ की एंट्री है, वेस्ट की एंट्री है, तो पॉसिबल नहीं है इसको छोड़ना। तो इस तरीके के क्रिएशन किए जा सकते हैं। आपको ये रूट पता होनी चाहिए कि इसका बेसिक क्या है। जब भी हम इस तरीके के घर की संरचना करते हैं तो ऑटोमेटिकली आधा वास्तु दोष
समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमने बेसिक सिद्धांत को फॉलो किया। और अगर लो लाइनिंग है या गड्ढा करना है, गड्ढा हमेशा नॉर्थ में हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है, ईस्ट साउथ ईस्ट तक गड्ढा किया जा सकता है। नॉर्थ वेस्ट यानी कि N1 से लेकर और E6 तक आप गड्ढा कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर इसी का ही वाइस वर्सा आपने उल्टा कर दिया, तो इधर गड्ढा हो गया साउथ वेस्ट में, साउथ में हो गया, साउथ ईस्ट में हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, तो क्या हुआ? आपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट काम किया। प्रिंसिपल क्या है? प्रकृति के अगेंस्ट, नेचर के अगेंस्ट आप काम करोगे तो उसके नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो हमेशा ध्यान रखिए, टोपोग्राफी करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि आपको स्लोप किधर देना है और रेज्ड कहां पर रखना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं दो फैक्टर की वजह से हर घर में वास्तु दोष को उत्पन्न करती है। टोपोग्राफी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है जियोलॉजी। अब ये जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी का मतलब है जो आपकी धरती है, भूमि है, वो उसकी मिट्टी कैसी है, सॉइल कैसी है, उसकी गंध कहती है। पता है, मिट्टी का भी अपना स्वाद होता है, टेस्ट होता है, कलर होता है, उसकी अगर उछालो तो उसकी साउंड होती है, क्योंकि उसमें भी 5 एलिमेंट्स है ना। और यही 5 एलिमेंट्स जैसे पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, हमारे शरीर में विद्यमान है। मिट्टी के हर कण कण में 5 तत्व बसते हैं। तो कोई भी संरचना जो इस धरती पर है, उन सब में 5 तत्व हैं। तो इसीलिए इनके अंदर गंध है, रंग है, टेक्सचर है, इनका इनका अपना स्वाद है। तो ये सारी डिसाइड करती हैं कि ये भूमि किसके लिए उपजाऊ है, जो हम ब्रीफली क्लास में पढ़ेंगे ही ऑब्वियसली। अब इसका, जब भी आप कोई प्लॉट पर अपना घर जैसे नींव खोदने की शुरुआत करते हो यहां पर, तो जब खुदाई का काम शुरू होता है, डिगिंग करते हैं, तो इसके अंदर मिट्टी कैसी निकलती है, मिट्टी का कलर कैसा है। जब हमने खुदाई की तो इसमें पत्थर निकले, कंकाल निकले, क्या निकला हमें नहीं पता ना। हम तो ऊपर से खुदाई करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे डिगिंग का काम शुरू होता है, कम से कम एवरेज अगर देखा जाए तो शास्त्रार्थ बोला गया है कि एक पुरुष समान लेंथ, पुरुष कौन? ग्रह स्वामी की हाइट जितनी मिट्टी खोदकर बाहर निकाल देने से और कहीं अच्छी जगह की मिट्टी उस भूमि पर लाकर भर देने से सारा वास्तु दोष जियोलॉजिकली चेंज हो जाता है। क्यों हुआ ऐसा? उस भूमि ने, उस पॉजिटिव भूमि ने, मिट्टी ने इस जगह को पवित्र कर दिया और इसकी केमिस्ट्री को चेंज कर दिया, क्योंकि उसके कुछ गुण थे और इसके कुछ गुण थे। क्योंकि 9 फीट अगर आप खोद के अपना कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसके बाद सारा दोष निकल जाता है। अगर आप अपना कोई भूमि बना रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी बिल्डर वालों का काम होता है पूरी पूरी बड़ी बिल्डिंग बनाना, अगर वो ग्राउंड लेवल पर ही ये सारी चीजों का ध्यान रख लें तो उनकी बिल्डिंग बहुत ही अच्छे दामों पर बिकती है, बहुत फेमस होती है। कोई भी इंसिडेंट्स नहीं होते फ्यूचर में बनने के बाद। वहां पर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होता है, लेबर परेशान नहीं करता और उनको अच्छे दाम में उनके फ्लैट्स और प्रॉपर्टी बिक जाती है। सिर्फ एकमात्र क्या किया हमने? सिर्फ सॉइल को चेंज किया, जियोलॉजिकली हमने उसकी केमिस्ट्री को चेंज कर दिया, सिर्फ इतना किया। तो देखिए उसके फायदे कितने हैं। इसीलिए कभी भी शुरुआत करो तो ग्राउंड जीरो पर ही काम करने की आदत बनाइए। यहां पर दूसरी अगर बात करें तो बहुत तरह की मिट्टी होती है। मिट्टी की गंध भी बताती है कि ये भूमि आपके लिए योग्य है कि नहीं है। जैसे रेड मिट्टी जो होती है हमेशा बिजनेसमैन के लिए बड़ी अच्छी होती है। अगर रेड कलर की मिट्टी अगर आप खुदाई करते हो और उसमें से निकलती है तो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव साइन दे रही है आपको। यहाँ पर भी आपको स्वर विज्ञान और निमित्त ज्ञान की जरूरत पड़ती है। खुदाई के समय पे आपको क्या मिलता है?
कंकाल मिलता है, दुर्गंध आती है, तो निमित्त ज्ञान क्या बोल रहा है? निमित्त ज्ञान ये बोल रहा है कि ये जो एनर्जी है यहाँ की अच्छी नहीं है, आपको कुछ करना पड़ेगा इसके बाद, तभी तो शुद्धि हवन करते हैं हम लोग। तो जियोलॉजिकली उसकी केमिस्ट्री चेंज करने के लिए एक पुरुष मिट्टी का प्रावधान है, बट आजकल पॉसिबल नहीं है, इतनी मिट्टी लाएंगे कहां से भरने को? तो फिर इसको समय काल परिस्थिति से हमने चेंज कर दिया, कितना कि कम से कम नेवल जितना तो जो ऑनर है, नेवल जितना तो खुदाई कर ही देनी चाहिए नींव की या पूरे प्लॉट की। उसके बाद अगर उतना भी पॉसिबल नहीं है तो गृह स्वामी के नीज तक मिट्टी खोद कर उसमें वापस भर देने से अच्छी जगह की मिट्टी, और बोला जाता है सप्त मृदा। सप्त मृदा मतलब 7 प्रकार की मिट्टी अगर इसमें डाल दी जाती है थोड़ी थोड़ी, अगर पूरी में नहीं डाल पा रहे तो चारों कॉर्नर में गड्ढे करके उनमें अगर वो फिल कर दिया जाती है मिट्टी, अच्छी जगह की मिट्टी, तो एनर्जी बैलेंस हो जाती है, वहां की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एग्जिस्टिंग वास्तु। अब ये एग्जिस्टिंग वास्तु क्या है? जैसे कि हम कल से ही बात कर रहे हैं, संगत। जैसे हम किसी अच्छी संगत में रहते तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरी संगत में रहते तो बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही एक एग्जांपल देती हूँ, रिसेंटली मैंने भी एक किसी बुजुर्ग का रील देख के ही बताया, बट अच्छा है ये सबको नॉलेज होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आपका प्लॉट, सपोज करे मेरे पास एक प्लॉट है और आज उसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया और अगले दिन ही वहां पर ग्रेवयार्ड बनाने के लिए सैंक्शन कर दिया, तो मेरी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी आज उसकी वैल्यू कितनी रह गई? क्या वही वैल्यू रहेगी अगर उसके साथ में या उसी के ऊपर अगर उसके बगल वाले प्लॉट पे अगर शमशान घाट बन जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? जीरो हो गई ना। अगर मेरे इसी प्लॉट के पास में शाहरुख खान का घर बन जाए या पीएम मोदी का प्लॉट बन जाए तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? समझने की कोशिश करिएगा, दिस इज कॉल्ड संगत। आप किस एनवायरमेंट में हो, आपका घर भी उसी संगत को रिफ्लेक्ट करता है। अगर एग्जिस्टिंग वास्तु की बात करते हैं, उसका मतलब होता है आपके घर के आसपास बना क्या हुआ है। पार्क है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, ग्रेवयार्ड है, कोई भी नदी बह रही है, कोई भी कूड़ा है, कचरा है, रेज्ड है, हाई रेज्ड बिल्डिंग है, या बहुत ही ऐसे गड्ढे हैं, सामने कुआं है, पीछे कुआं, क्या है आपके घर के आसपास, आपका एनवायरमेंट कैसा है, दैट इज एग्जिस्टिंग वास्तु। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो जिस जिस जगह से आप घूमने के बाद उस प्रॉपर्टी पर पहुंचते हो तो आसपास का एरिया जरूर देखते हो ना, कि हमारे नियर बाय में ही मार्केट होनी चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए। अगर पुलिस स्टेशन है तो रोज वहां पर ऐसे ऐसे इंसान आते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, गलत मानसिकता के लोग आते हैं, तो एनर्जी वहां की कैसी हुई? नेगेटिव हुई। अगर कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी नेगेटिव एनर्जी का ही एरिया माना जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे किसी नवजात बच्चे की मृत्यु हो रही है, कोई बीमार होते हैं, कोई तकलीफ में ही आते हैं, वहां पर कितनी डेथ्स हो जाती हैं, तो उनकी भी तो एनर्जी मरघट जैसी ही होती है, शमशान जैसी ही हो जाती है। तो एग्जिस्टिंग वास्तु अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने जाओ तो एग्जिस्टिंग वास्तु को जरूर ध्यान में रखना है, उसके 100 मीटर के दायरे में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं वो आपने जरूर देखनी चाहिए। अब आते हैं शेप ऑफ द प्लॉट, उस प्लॉट की शेप क्या है। अब यहां पर शेप का बड़ा ही पंगा चल रहा है क्लास में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि सबके माइंड में एक ही चीज है कि जहां तक छत आए वहां तक का एरिया कंस्ट्रक्शन उसमें ले लेना चाहिए, मैप में ले लेना चाहिए। बट कैसे पॉसिबल है? अगर मेरा, सपोज करें ये मेरे पास मेरा घर है, मैंने इसको शेड लगा दिया है, दैट्स इट, बट नीचे तो कुछ नहीं है इसके, तो क्या इसको मैं कवर करूंगी? इसके रूफ रूफ को कवर करूंगी क्या? है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो आपने कभी भी किसी भी प्लॉट के लिए उसकी जो
शेप का पता करना होता है। सपोज करें ये आपका प्लॉट है और इस तरीके से एक प्लॉट बना हुआ है। अब आपने बेस जो रूट लेवल पर जहां जहां पर कॉलम और बीम आपने डाले हैं, दैट इज योर शेप ऑफ द प्लॉट। समझ गए? अगर यहां पर पिल्लर हैं, ये पिल्लर है, ये पिल्लर है, ये पिल्लर है, इसको बोलते हैं प्लिंथ बीम। इन बीम्स को अगर जहां जहां पर ग्राउंड रूट लेवल पर, सपोज करें आप मल्टी स्टोरी में रहते हैं, आप तो 50वें फ्लोर पर रहते हैं, आप अपना जो मैप बनाएंगे, आपका शेप ऑफ द प्लॉट, सारी बिल्डिंग एक जैसी बनी है, एक जैसे स्ट्रक्चर से बनी है, तो उसका ग्राउंड लेवल पर जो पिल्लर है उसकी शेप ऑफ द प्लॉट वही मानी जाएगी। पहली बात। अब आप अपने इंडिविजुअल फ्लोर की अगर बात कर रहे हो कि मैं बहुत ऊपर रहता हूं और मुझे तो अपना अपना ही एरिया को देखना होगा, तो क्या करना है? चाहे आपके पास ये बालकनी है, पहले तो प्लिंथ बीम, हमें पता है इस बिल्डिंग का हर जगह पर पिल्लर है, चाहे वो पार्किंग के लिए शेड क्यों ना हो, हर जगह पिल्लर है, प्लिंथ बीम है, बालकनी भी है। लेकिन ऊपर मेरी यहां पर कवर्ड नहीं है, तो क्या मैं ये बालकनी को नहीं लूंगी? आप में से बताइए, लेना होता है कि नहीं लेना होता है? आंसर कीजिए चैट बॉक्स में मुझे फटाफट से। इसको लेंगे कि नहीं लेंगे? आंसर कीजिए। आपकी भी टेस्टिंग होनी जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ना सबके लिए ही हानिकारक है। नीलम जी कह रहे हैं लेंगे लेंगे, साजल जी कह रहे हैं नहीं लेंगे, सुप्रिया जी कह रहे हैं लेंगे। ओके, लुई जी आप क्या कह रहे हैं, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस और नो? कैमरास तो ऑन कीजिए आप सभी, तभी बात करेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर बोल रहे हैं कि लेंगे, और कुछ का आंसर है अभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं लेने वालों के मन में अभी भी यही है कि इसके ऊपर शेड तो है ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी, चाहे आपका कंस्ट्रक्टेड प्लॉट हो, उसकी बिल्डिंग में जहां पर प्लिंथ बीम आ गया, अभी अनम्यूट नहीं करूंगी जैस्मिन जी, क्योंकि फ्लो चेंज हो जाता है, लास्ट में वी कैन टॉक। ओके, तो कहने का अर्थ यही है कि कभी भी आपको जब भी अपने घर के मैप की ग्रिडिंग करनी हो, तो अपनी बालकनी को अगर आप उसमें जा पा रहे हो, सपोज करें आपकी ये पूरी बालकनी है, यहाँ प्लांट प्लांट लगा रखे हैं आपने, ठीक है, और इसका बेस ग्राउंड रूट पे ये है, प्लिंथ बीम यहाँ पर आया हुआ, ये भी है और ये भी है, और ये बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा? जितने प्लिंथ बीम है वो सारा एरिया तो आएगा ही, साथ में ये बालकनी में जहां पर आप इजीएस्ट वे से जा पा रहे हो, चल पा रहे हो, वो सारा एरिया कवर किया जाता है। उसके ऊपर शेड हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मैं बोल रही हूं कि अगर बालकनी है, नीचे यहां तक तो इतनी तो उसका कोई पिल्लर तो होगा ना, प्लिंथ बीम तो होगा ना उसका, जिसके ऊपर बालकनी निकली। अब ये बालकनी में आप जा पा रहे हो ना इजीली, और उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसको आप अपने मैप के अंदर इंक्लूड करोगे। उसके ऊपर शेड डिसाइड नहीं करेगा, आपका वॉकिंग उस पे डिसाइड करेगा कि उसको लेना है कि नहीं लेना है। क्लियर टू ऑल या ऑल क्लियर? सबको समझ आया है या ऊपर से जा रहा है? वेरी नाइस, गुड। अब अगली है शेप ऑफ द प्लॉट। बहुत सारी शेप हो सकती हैं, जो हमारे, हमने जिन एक्सिस के ऊपर बात की थी, स्क्वायर शेप हो सकती है जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, रेक्टेंगल शेप हो सकती है आपकी, ट्रायंगल शेप क्या होता है। अब यहां पर एक विषय आपको बताती हूँ,
सपोज करें ये आपका घर है और आपके घर के सामने एक इस तरीके का एक पार्क बना हुआ है। आपका घर तो बिल्कुल ओके है, लेकिन ये जो पार्क है ये एग्जिस्टिंग वास्तु में हम काउंट करेंगे इसको। अब यहाँ पर अगर ये पॉइंटेड प्रॉपर्टी आपके घर के एग्जिस्टिंग में है तो आपको इसके नेगेटिव प्रभाव आएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। अगर यही प्लॉट इस तरीके से होके अगर इस तरफ हो जाता ट्रायंगल और इसका ये पॉइंट बाहर होता, आपके घर से दूर जा रहा होता, तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप अपने शेप बहुत तरह की हो सकती हैं, हर शेप में हर एक भूमि के ऊपर अलग अलग तरीका होता है, जैसे कोई भी, इसलिए आइडल मानते हैं। रेशो बताई गई है कि आपका प्लॉट अगर गोल्डन रेशो के अकॉर्डिंग बना हुआ है तो डेफिनेटली आपके लिए वो बहुत ही अच्छा फल देने वाला होगा। यानी कि 1/1 का स्क्वायर हो जाता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 लास्ट होता है। उसके ऊपर अगर रेशो जाती है तो उस प्लॉट को आपको अलग अलग ट्रीट करना चाहिए, एक जैसी ग्रीडिंग नहीं कर सकते। अगला जो पॉइंट आता है दैट इज डेड एंड। अब बहुत सारी चीजें आपने ऐसी देखी होंगी, कुछ गलियां होती हैं, ये गली है, ये सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इनके साथ 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 ये पूरी बनी हुई है, सबके घर बने हुए हैं, मार्केट बनी हुई है, और यहां पर आकर ये डेड एंड हो जाता है और किसी का घर यहां बन गया। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, डेड एंड की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत सस्ती मिलती है। वो आपको लालच के उसमें जाल में फंसा के उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, बट कभी भी भूल के भी आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। और अगर खरीदी हुई है, आप रह रहे हो, तो उसके इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे होगे। क्यों नहीं लेना चाहिए डेड एंड की प्रॉपर्टी? क्योंकि सभी का फेसिंग की एनर्जी, दूसरा जो ये रोड जा रहा है यहां एनर्जी पास थ्रू नहीं हो रही है, यहां आके वो ब्लॉक हो रही है। अगर उसको निकलने का जरिया कहीं मिल जाता तो वो चली जाती, बट सारी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सारी एनर्जी आपके घर के अंदर आएगी और आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप उन एनर्जी से फाइट कर सके। इसलिए बीमारियां, बिजनेस, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप काफी हिट होती है। लेकिन कभी भी किसी के घर में अगर ये दोष हो जाए तो पहले तो ऐसी प्रॉपर्टी को लेना ही नहीं चाहिए, और अगर ले लिया तो उसको एक रोड, आगे बढ़ते हुए रोड की एक पेंटिंग होती है, वो वहां पर अपने मुख्य द्वार पर लगाने से कुछ हद तक उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। अब यहां पर चलते हैं, लैंड एनर्जी की बात जब हम कर ही रहे हैं तो यहां पर स्टार्टिंग से ही मैं बता रही हूँ, जियोपैथिक एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी जो होती हैं वो ही लैंड एनर्जी की गुणवत्ता को बताती हैं कि वो भूमि कैसी है। अगर किसी भूमि पर, किसी प्रॉपर्टी पर कोई, आप वहां पर जब जाते हो, जैसे मैंने स्वर विज्ञान का सहारा लेते हुए या निमित्त ज्ञान का सहारा लेते हुए आपसे ये बताया कि उस भूमि में जाने के बाद आपको आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि उस भूमि के अंदर पहले कुछ एनर्जीज रह रही होती हैं जिससे कि वो डिसाइड करेंगे कि आप उस घर में एंटर करो या ना करो। सपोज किसी घर में किसी ने सुसाइड किया हुआ है, तो हमें नहीं पता वो किस सर्कमस्टांसेस में उसने ये कदम उठाया, हो सकता है उसकी आत्मा वहां पर हो। लेकिन और भी, जैसे कि हमने बात की कि समय के साथ साथ भूमि जो है उलट पलट जाती है, कभी भूकंप आता है, कभी बाढ़ आती है, कभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किसी स्टेट को चेंज करते हैं, तो हर जगह की जहां पर वो भूमि वही थी, लेकिन सदियों से व्यक्ति और उसमें रहने वाली प्रजातियां बदलती जाती हैं। तो किस मानसिकता के साथ वो लोग रहे, जानवर रहे, मरने के बाद उनकी हड्डियां वहां चली गई। तो वैदिक शास्त्रों में ये कहा गया है कि खाल, बाल और
नाल, ये 3 शब्द बताए गए। खाल मतलब स्किन और बाल मतलब हेयर्स और नाल मतलब नेल्स आपके अगर कहीं पर गड़े हुए रह सकते हैं तो ये कभी भी खत्म नहीं होते हैं। वो अपनी एनर्जीज, डीएनए टेस्टिंग होती है ना किसी के बाल से भी, जो ये रिसर्च करते रहते हैं तो एक बाल से भी व्यक्ति का पता लगाया जा सकता है, दैट इज डीएनए। तो इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति की एनर्जी इन चीजों में होती है, जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि भूमि में नेगेटिविटी है कि नहीं है। और लैंड एनर्जी अगर बाधित है, श्रापित है, कोई और बीमार है, उसके अंदर कोई तत्व गड़ा हुआ है, किसी की नजर है, किसी ने किया कराया कुछ डाला हुआ है, तो भी आपकी वो एनर्जी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसी कंडीशन में हम वास्तु रजिस्ट्री का सहारा लेते हैं। वास्तु रजिस्ट्री एक ऐसी विद्या है जो इन नेगेटिव एनर्जी को नारियल के थ्रू रिचुअल किया जाता है, एक प्रोसेस किया जाता है। इन एनर्जीज को उसके अंदर बुलाने के बाद इनको विसर्जित करते हैं या नियत स्थान पर जहां पर वो जाना चाहें उनको स्थापित करने की विधि होती है। लेकिन थोड़ी सी उसके प्रोटोकॉल्स हैं, थोड़ी विधियां हैं, थोड़ा तरीका है। बिना उसके जाने हर कोई उस विधि को नहीं कर सकता। बट ऐसा नहीं है कि हम अपने घर को खुद से शुद्ध नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपकी डेडिकेशन, आपका वो भाव, जैसे कि मैंने बताया था 4 पिलर होते हैं, तो भाव से किया हुआ कोई भी काम आपका उन एनर्जीज को भी अपना बना सकता है। और वो एनर्जीज आपसे बात करती हैं और आपको पता कैसे चलता है? निमित्त ज्ञान से। निमित्त ज्ञान से जब आप इसको करते हो तो आपके हो सकता है गूज बम्स हो जाए, हो सकता है कुछ आपको अगर ज्यादा ही नेगेटिव है तो क्या आपको हेडेक हो सकता है, या बहुत बार ऐसा भी देखा है कि उन्होंने उसको रखने के बाद उसके अंदर से ब्लड भी निकलता है और मांस भी निकलता हुआ कई बार देखा गया है, और जिसने किया है वो भी कई बार काफी गंभीर स्थिति में पाए गए हैं। तो इसलिए बहुत ही प्रोटोकॉल और बहुत ही तरीके से और विधि विधान से इस क्रिया को किया जाता है। इसको इसलिए हम लोग इसको एडवांस में कराते हैं, ताकि हर किसी को, क्योंकि मिसयूज भी बहुत होता है ना इन चीजों का, तो हर किसी के लिए ये चीज नहीं है। वास्तु रजिस्ट्री बोलते हैं इसको। वास्तु रजिस्ट्री कहने का मतलब है लैंड एनर्जी पर अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई भी नेगेटिव बाधा है, तो उसको रिमूव करने की एक प्रोसेस है। उसको जैसे आपने अपना रजिस्ट्री तो करा ली, पेपर पे साइन तो करा है कोर्ट में जाके, लेकिन क्या आपने इस भूमि पर रहने वाली उन एनर्जी से रजिस्ट्री कराई है? उनसे आज्ञा ली आपने इस घर में रहने की? आपने तो बोल दिया ये मेरा घर है, मैंने खरीद लिया है, लेकिन आपसे पहले भी इस घर के अंदर जो आत्माएं, जो जीव आत्माएं हैं, जो परछाइयां हैं या जो भी एनर्जीज हैं, उनसे भी आज्ञा लेनी पड़ती है। तो इसी विधि को रजिस्ट्री बोलते हैं, वास्तु रजिस्ट्री, ताकि वो आपकी भाव से, आपकी प्रार्थनाओं से खुश हो सके और आपको आशीर्वाद दें यहाँ रहने के लिए। और उसके बाद अगर वो यहाँ पर परेशान हैं वो एनर्जीज, तो इनको आप वहां से किसी नियत दिए हुए स्थान पर रख के आ सकें या छोड़कर आ सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, इसलिए हमने एडवांस में इसको लिया है, क्योंकि तब तक हम अपने स्टूडेंट को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं बेसिक में कि एडवांस में उनको ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है। बहुत सारे प्रोटेक्शन करने पड़ते हैं, तो वो सब भी विधियां बताई जाती हैं। उसके बाद ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूं, जियोग्राफी, जियोलॉजी भी हो गया है, एग्जिस्टिंग वास्तु भी हो गया है, शेप हो गया है। हाँ, शेप में और एक बात कर लेते हैं कि आपका कट और एक्सटेंडेड कौन सा पोर्शन है। जैसे जो प्लिंथ बीम की, जैसे मैंने बात की आपसे अभी, कि कोई भी प्लॉट जब हम उसका लेआउट तैयार करते हैं, तो अगर सपोज करो ये वाली बालकनी है, तो अगर प्लिंथ बीम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उसके पिलर बेस में ग्राउंड लेवल पर, और ये है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि उसको लेंगे नहीं हम,
इट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड। और अगर इसी के ही साथ में इसको देखा जाए, हम ग्राफिक करते हैं, लेकिन हमारे प्लॉट की शेप तो इक्वल है, हुई कि नहीं हुई? हमारे प्लॉट की शेप इक्वल है, लेकिन अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसको एक्सटेंडेड बोलेंगे। और अगर प्लिंथ बीम ही ऐसे बने हुए हैं, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन ये हिस्सा कटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कट एरिया। और जब कट और एक्सटेंडेड की बात करते हैं तो इनकी भी विधियां होती हैं। बहुत इजीएस्ट वे में इनको एक्सटेंडेड को कम कर सकते हैं और कम को बढ़ा सकते हैं। वो रेमेडियल वास्तु में हम लोग बड़े अच्छे से सीखते हैं। डेड एंड का जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। लैंड एनर्जी पर अभी मैंने आपसे बात की है। शकुन शास्त्र ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं कि जैसे ही आप अपने घर से निकलते हो किसी प्रॉपर्टी को एग्जामिन करने के लिए, सबसे पहले उठते ही तो आपको स्वर के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। उस दिन का उस तिथि में कौन सा स्वर आना चाहिए, अगर वही स्वर आ रहा है दैट इज ओके। अगर ऑपोजिट स्वर आए तो समझ लीजिएगा आपके काम में कुछ बाधा आने वाली है। सेकेंड, उसका निमित्त ज्ञान यहां से शुरू हो जाता है जब आप अपने घर से निकलते हो, तब आपका कौन सा स्वर है और उसके निकलने के जस्ट बाद आपको क्या दिखाई देता है। कोई मंदिर की घंटी सुनाई देती है, शंख की आवाज सुनाई देती है, ढोल नगाड़े बजने की आवाजें सुनाई देती हैं, दैट इज पॉजिटिव साइन। और अगर उसी के उल्टे कुत्ते भौंकने की आवाज सुनाई देती है, लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई देती है, कोई एम्बुलेंस के सायरन सुनाई देते हैं, दैट इज नेगेटिव शकुन। तो ये निमित्त ज्ञान में बताया गया है कि ये वहां तक पहुंचने से पहले ही आपको बता देते हैं कि आपके साथ वो एनर्जी क्या करने वाली है। अब क्या कोई मेथड ऐसा हो सकता है कि इन एनर्जी की टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं? बहुत सारी टेस्टिंग है। किसी भी घर में जाके, इवन जरूरी नहीं है आप नए प्लॉट की बात करें, आपके पास आपका बना हुआ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप रहते हो, तो वहां की टेस्टिंग कैसे करेंगे? उसकी टेस्टिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे किसी नए प्लॉट पे आप काम करने जाते हो, उसकी खुदाई करते हो, उसकी चोट लग जाना तो नेगेटिव साइन है कि जरूर वहां कोई ना कोई एनर्जी ऐसी है जो आपको रोक रही है और बता रही है कि यहां काम मत करो आप, ये जगह हमारी है, हम इसको नहीं देंगे। अगर आपके मेल है, अगर राइट नेवल एरिया से ऊपर बॉडी पार्ट पे खुजली हो रही है, दैट इज पॉजिटिव साइन। और अगर लोअर बॉडी पे खुजली हो रही है तो नेगेटिव साइन। अगर इसी में ही फीमेल के अपर बॉडी पार्ट पर खुजली हो रही है तो पॉजिटिव, लोअर पार्ट पे हो रही है तो नेगेटिव। ऐसे ही किसी की आंख फड़कना लेफ्ट और राइट हमेशा ही रहेगा, बट यहां पर भी आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि हो सकता है किसी किसी का लेफ्ट मेल का अच्छा हो सकता है और राइट फीमेल का अच्छा हो सकता है। जैसे मैं खुद का ही एग्जांपल लूं तो मेरा मेरा राइट जो बॉडी पार्ट है वो मेरे लिए पॉजिटिव साइन देता है। अगर मैं नेगेटिव देखूं तो अगर लेफ्ट बॉडी पार्ट अगर कुछ सेंसेशन होता है तो मेरे लिए वो नेगेटिव होता है। तो कई बार आपका खुद का ऑब्जर्वेशन भी यहां पर आपको देखना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद काला रंग, जैसे घर से निकले तो काला रंग एकदम से दिखाई देना, काले रंग का कुत्ता अगर बहुत जोर जोर से आपको आपके ऊपर काटने दौड़े या भौंकने लगे तो भी नेगेटिव साइन है। कोई भी टूटा हुआ सामान दिख जाए तो भी नेगेटिव साइन है कि आप जिस एनर्जी के पास जा रहे हो वो आपको नहीं चाहती कि आप वहां पर काम करें। अब दूसरा कोई टेस्टिंग कर सकते हो। आप कह रहे हो कि आप फ्लैट्स में रहते हो, कंसल्टेंट के लिए कंसल्ट आप जा रहे हो ना, आप वास्तुवेद हो तो किसी की घर की एनर्जी चेक करने आप जाओगे, गृह स्वामी थोड़ी जाएगा। ठीक है। वाटर मूवमेंट मेथड होता है। अगर आप आज ही इसको टेस्ट करिएगा, कल मुझे आंसर करिएगा क्लास में। ठीक है। एक मिट्टी का पात्र ले लेना है आपने और उसमें शुद्ध जल भरना है, आरओ का पानी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पानी को आपने अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखना है, नहीं तो आप इसको ईस्ट में रख सकते हो या नॉर्थ ईस्ट में रख के भी टेस्टिंग कर सकते हो। अब क्या होगा, इस पात्र को रखिए और ऊपर से पानी डालिए इसके अंदर,
जैसे ही आप पानी डालेंगे, पानी डालते हुए आपको बोलना है मंत्र वम 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 करते हुए, इस मंत्र को बोलते हुए पानी को डालिए जितना आपके पास पात्र में पानी है। उस पानी की रोटेशन को आपने देखना है। अगर क्लॉकवाइज वो पानी घूम रहा है, बबल्स उसमें आ रहे हैं और वो एकदम से फूट रहे हैं, और क्लॉकवाइज आपका वाटर मूवमेंट है, दैट इज योर हाउस एनर्जी इज परफेक्ट। अगर यही ऑपोजिट, अगर आपके घर का जो ये वाटर फ्लो है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने शुरू हो जाए, तो समझ लीजिएगा कोई डिस्टरबेंस आपके घर के अंदर है। ये फर्स्ट टेस्टिंग मेथड हो। बहुत सारे टेस्टिंग मेथड है, एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं। फ्रेग्रेंस मेथड होता है। अगर आप अपने घर में हवन करते हो, सामग्री से हवन करते हो, घी से हवन करते हो और सामग्री मिलाकर कोई हवन करते हो धूप से, अगर उसकी फ्रेग्रेंस, जो कच्ची धूप है, जैसे अभी मेरे पास घी में मिली हुई वो सामग्री धूप है, वो उसकी फ्रेग्रेंस आपको चेक करिए पहले। कच्ची धूप जो अभी जलाई नहीं हमने, उससे पहले आप उसको चेक करिए। अगर उसकी फ्रेग्रेंस जो अभी है, फिर उसको आप बर्न कीजिए कंडे पर। गाय, देसी गाय का कंडा गैस पे रेड कर लीजिए, बिल्कुल उसको वो कर लीजिए, जला लीजिए। उस पे वो डाल दीजिए थोड़ी सी सामग्री को, उसकी फ्रेग्रेंस को टेस्ट करिए। जो कच्ची धूप की फ्रेग्रेंस थी, अगर 10 टाइम एक्सटेंड होकर बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है, तो आपके घर की एनर्जी बहुत अच्छी है। थोड़ी सी मॉडरेट रहती है, बहुत जल्दी आधे घंटे में ही खत्म हो जाती है, तो मॉडरेट है। और अगर वो फ्रेग्रेंस, कच्ची धूप से फ्रेग्रेंस एकदम से दुर्गंध में बदल जाती है हवन करते ही, तो समझ लीजिए आपके घर में कोई ना कोई एनर्जी स्टक है, और ये एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होगी। तो उसके लिए भी ये निमित्त ज्ञान है, टेस्टिंग मेथड्स हैं। आपको अगर टेस्टिंग मेथड्स और भी जानने हैं तो यूट्यूब पे मेरी टेस्टिंग की एक वीडियो है, आप उसको बखूबी देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे मेथड्स पे हमने चर्चा की है, उसको देख के आप अपने घर की टेस्टिंग्स कर सकते हो। अब ये सबसे बढ़िया टॉपिक आज का, एलिमेंट्स। आपने आज तक जो पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, बट मैं आपको जो शास्त्रार्थ है, जो शिव पुराण में जब इन तत्वों की का सृजन हुआ, इनको पैदा जब किया गया, क्योंकि शिव और पार्वती माँ जब आपस में संवाद करते हैं, तब इनको 5 मिथुन बोला गया है। शिव पुराण में 5 एलिमेंट्स की चर्चा की गई है, जो शिव और माँ पार्वती के संवाद में पूछा गया। उनसे पूछा कि सबसे जो ये एलिमेंट है, सृजन कैसे होता है, तो उन्होंने बोला जहां पर इन 5 तत्वों का समावेश होगा, वहां पर कोई ना कोई नया सृजन होगा। सृजनकर्ता ब्रह्मा जी हैं, और हमारा ब्रह्मा एनर्जी वास्तु में सबसे ऊपर होते हैं। उन्हीं की एनर्जी से पूरा घर एनर्जाइज होता है। तो यहां पर एलिमेंट की जब बात करते हैं, छोटे घरों में जिनके 1000 स्क्वायर फीट से कम के एरिया के घर होते हैं, उनके घरों में आपको 16 दिशाओं की मार्किंग करने की जरूरत ही नहीं होती। उनके घरों में सिर्फ एलिमेंट बैलेंसिंग करवा देने मात्र से उनके घर की शुद्धि हो जाती है, उनका घर बैलेंस हो जाता है। और उसके अलावा एक होता है छोटे मकानों के लिए आय वास्तु। आय वास्तु हमारा एडवांस का पार्ट है, लेकिन अगर एलिमेंट की अगर बात करें और आय वास्तु की बात करें, तो ये दोनों के दोनों विद्याएं स्मॉल हाउसेस में 100% काम करती हैं। किसी के पास एक कमरे का, सपोज करो 1 BHK का घर है उसके पास, तो वो क्या 16 जोन निकालेगा? लॉजिक तो नहीं बनता ना। उसमें भी 16 जोन में कितना आएगा? 11.25 का एक देवता आता है हमारा, तो आधे देवता उसके बाहर होंगे, आधे देवता गायब होंगे। तो इसीलिए एलिमेंट्स को बनाया गया और उन्हीं को वास्तु में
शामिल किया गया। ये एलिमेंट्स हमारे सभी के शरीर में मौजूद हैं, स्वर विज्ञान में मौजूद हैं। शिव सर्वोदय में इन्हीं एलिमेंट पे ही बात करते हुए आपके लाइफ के सारे डिसीजंस हैं, सारी बातें हैं, सब क्वेश्चंस के आंसर हैं। यही वो 5 तत्व हैं जो किसी की संरचना में अपना संपूर्ण योगदान देते हैं, किसी का जन्म करवाते हैं, और इनमें से एक भी अगर मिसिंग हो जाए तो उसी चीज की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सिंपल सी बात है। बहुत सारे यही 5 तत्व होते हैं। आकाश, यानी कि जिसको आई वास्तु नहीं होता, आय वास्तु होता है। आय वास्तु दैट इज ए कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स इन वास्तु, एक काइंड ऑफ कैलकुलेशन होती है। उसी के अकॉर्डिंग अगर छोटा बड़ा करना है, चाहे आपका टॉयलेट किचन कोई रॉन्ग पद पर भी बन जाए तो उसको डिमोलिश करने की जरूरत नहीं होती है। कैलकुलेशन से हम उसकी एरिया को स्मॉल और बिग करके उसको ठीक कर सकते हैं। आय वास्तु इतना जबरदस्त साइंस है। तो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है वास्तु का, वो उसके लिए भी बड़े ही सूत्र होते हैं। तो वो एडवांस का इसीलिए है क्योंकि बेस जिसका क्लियर है वो बहुत इजीली रेजोनेट कर पाते हैं। अब यहां पर एलिमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, सबको पता है क्योंकि फेंगशुई वास्तु सबके डीएनए में है। आपके स्पेस, सबसे पहला अगर इन पंच तत्वों की बात करें तो स्पेस, एयर, फायर, वाटर, देन अर्थ, यही 5 तत्व होते हैं। इनको ऊपर नीचे कहीं कहीं पर बताया गया है। पहले स्पेस आया, फिर वाटर आया, फिर एयर आया, फिर फायर आया, फिर अर्थ आया। अर्थ ने स्पेस को बनाया। यही सुना है ना आपने अभी तक। साइकिल आपके अकॉर्डिंग यही साइकिल है, ऐसा नहीं है। 36 एलिमेंट हैं ब्रह्मांड में, शास्त्रों में बताया गया 36 एलिमेंट है। 36 में से इन्हीं 5 तत्वों के पास सृजन की शक्ति है। इन 5 तत्वों में से एक भी अगर कम हो जाए तो उसी की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसी की प्रॉब्लम आ जाती है हमारे जीवन में। और जैसे कोई एक पौधा है, सपोज करो इस पेड़ को बनने के लिए यहां पर भूमि भी चाहिए, इसमें खाद पानी भी चाहिए, सन की रोशनी भी चाहिए, सब चाहिए, और हवा भी चाहिए, तभी कोई पौधा बीज बाहर निकलता है, पेड़ बनता है। अगर हम इस पौधे में बीज तो हम डाल रहे हैं, सिर्फ पानी पानी दिए जा रहे हैं, सनलाइट नहीं दिए जा रहे हैं, तो क्या ये ग्रो करेगा? नहीं करेगा। इनमें से अगर एक भी तत्व यहां नहीं है तो वो कोई ना कोई दोष उत्पन्न करेगा। वैदिक वास्तु में, वैदिक शास्त्रों में, स्वर विज्ञान में इसी संरचना, इसी क्रमांक से बताया गया है। और एक्चुअल में शिव पुराण में इन्हीं पंच तत्वों के बारे में बताए गए। हमारे इंडिया में इन पंच तत्वों के टेम्पल भी बनाए गए हैं जो मैक्सिमम साउथ इंडिया में है। अब सबसे पहले क्या है, हम लोग कहां पे विचरण कर रहे हैं, हम कहां हैं, हमारी धरती कहां है, गोल गोल कहां घूमती है? आकाश में। तो सबसे पहले आकाश आया, ब्रह्मांड पहले आया। थोड़ा सोचिएगा, मंथन कीजिएगा आज तक जो आपके माइंड में जो था, कहां पर आप सही हैं। क्योंकि कहीं पर भी इसके अलावा जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है बाहर, वो हमारा वास्तु तो नहीं है, इंडिया का तो जियोग्राफी नहीं है, वो बाहर का हो तो मैं नहीं जानती। बट शास्त्रों में सबसे पहले ब्रह्मांड आया। इसी ब्रह्मांड में ही जब एयर आई, एयर में जो ब्रह्मांड में गैसों का रूप लिया, जो ये ब्रह्मांड बना है, मैं और आप बने हैं, पूरी सृष्टि इन 5 तत्वों से ही बनी है। इन 5 तत्वों में जो स्पेस एलिमेंट है, आकाश तत्व है, वही सबसे पहले ओरिजिन हुआ। उस आकाश में बहुत सारी गैसेस निकली, उन गैसेस में से ही ऑक्सीजन और एयर निकलकर एयर बनी, यानी कि वायु तत्व बना। आकाश ने गैसों को वायु में कन्वर्ट किया। जब बहुत सारी गैसेस एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करती हैं, एक दूसरे से टकराई, तो चिंगारी का रूप बनी और फायर क्रिएट हुई।
और जब भी किसी भी पानी फायर, जहां पर भी फायर होगी वहां पर नमी होती है, गर्मी होती है। जैसे सूर्य की गर्मी होती है, सूरज की गर्मी जहां होगी तो पसीना निकलता है ना आपका, गर्मी में ही पसीना निकलता है, ठंड में तो नहीं निकलता होगा। तो जैसे ही गर्मी फायर बनी, उसने हीट प्रोड्यूस की, और हीट जब ठंडी हो गई तो पानी में कन्वर्ट हुई, पसीने में, यानी कि वाटर बनता गया। वाटर जब इकट्ठा होता गया, सेडिमेंटेशन होती गई, तो पानी के अंदर रॉक्स बनी। अब कहते हैं सबसे ज्यादा जो ड्रामा हो रहा है ना वो यहां हो रहा है। अर्थ ने स्पेस को बनाया, ये पढ़ा रहे हैं। क्या हमारी धरती के अंदर इतनी हैसियत है कि वो आकाश को बनाने की ताकत रखती है? धरती आकाश में है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए, सेंटेंस पकड़ने की कोशिश कीजिए। जो ये ट्रांसलेटर होते हैं, वास्तु को संस्कृत से जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, भाव बदल जाते हैं, समझ बदल जाती, किसने अपने एंगल से किसको क्या समझाया नहीं समझ में आता। जैसे सिंपल एक वर्ड हमेशा मैं अपनी उसको बोलती हूँ कि भाव आपकी सेंस बता देता है। जैसे एक वर्ड है अच्छा, एक अच्छा शब्द को मैं सो मेनी वेज से बोल सकती हूँ। अच्छा, 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 शब्द एक है लेकिन उसकी सेंसेस बदल गई। ऐसे ही किसी ने अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया, तो इसकी डेफिनेशन को ही बदल दिया। अर्थ कभी भी स्पेस को नहीं बना सकती, अर्थ स्पेस में है, ये आप ध्यान रखिए। इसके बीच में और बहुत सारे एलिमेंट आए हैं, तब जाके स्पेस में ही इंक्लूड हुए हैं। स्पेस ने ही क्रिएट किया है इन सबको, अलग अलग एलिमेंट्स को। ओरिजिन कौन हुआ? स्पेस हुआ, ब्रह्मांड हुआ, जहां पर नक्षत्र हैं, 27 9 प्लेनेट हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सूर्य है, चंद्र है। ये सारी चीजें ब्रह्मांड में ही बनी हैं, ना कि पृथ्वी ने ब्रह्मांड को बनाया। समझ में आ गया? आज के बाद कंफ्यूज तो नहीं होंगे। सबसे पहले क्या आया? स्पेस एलिमेंट ऑलरेडी था ब्रह्मांड में, जहां पर भी जो भी बना, ब्रह्मांड पहले से ही है, आकाश तत्व ही है। हमारी पृथ्वी आकाश में घूम रही है, एक छोटा सा प्लेनेट है अर्थ। तो ऐसे ऐसे कितनी गैलेक्सीज हैं, कितनी अर्थ है, हमें पता ही नहीं है अभी। हमारा एक सूर्य है, जाने कितने सूर्य हैं अभी। तो अभी जो शोध चल रहा है, जो भी खोज चल रही है, उसके अकॉर्डिंग स्पेस पहले था, स्पेस में जो गैसेस थी वो एयर बनी, एयर में फ्रिक्शन हुआ तो फायर बना, फायर जब मेल्ट करती है तो वाटर इकट्ठा होता है। यानी कि अगर बारिश करवानी हो तो जब गर्मी ज्यादा होती, इसलिए बोलते हैं ना पेड़ ज्यादा लगाओ ताकि गर्मी ज्यादा बने, सूरज की गर्मी बने और वो गर्मी ऊपर उठ के जाए हवाओं के माध्यम से और बादलों में से पानी बरसे। यही लॉजिक है, साइंटिफिकली भी यही प्रूवन है। तो फायर की गर्मी से वाटर बनता है, और पानी सेडिमेंटेशन से उसके अंदर जो भी फॉर्मेशन होती है, रॉक्स बनी, और रॉक्स ने धरती का स्वरूप लिया। जैसे प्लेन मैदान हम लोगों को मिले हैं, जरूरी नहीं ना ऐसा हो, माउंटेन्स भी तो हैं, पानी के अंदर से ही तो निकले हैं माउंटेन्स। पानी का सतह नीचा हो जाता है तो माउंटेन्स ऊपर आ जाते हैं। बहुत सारी सदियों पहले देखें तो जहां पर अभी आप रह रहे हो वहां कुछ और हुआ करता था, पानी हो सकता था। तो ये युगों युगों से चली आ रही जो प्रक्रियाएं हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग परिस्थितियां बदलती हैं, बट जो ओरिजिन अगर देखा जाए तो यही होती है। अब यहां पर एक चीज और सिखाती हूं आपको, हमेशा याद रखेंगे आप। स्पेस क्या रेजोनेट करता है अगर स्वर की बात की जाए? स्पेस आपके पांचों इंद्रियां जो एलिमेंट हैं, आपके ईयर को रिप्रेजेंट करती है। ईयर का क्या काम है? सुनना। अब स्पेस एलिमेंट अगर आपके घर के अंदर अच्छी परिस्थिति में है, समझेंगे कैसे कि डिस्टर्ब है कि नहीं। जैसे अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है,
है ना, उसको स्टडी कर रहा है, बड़ा ही शांत माहौल चाहिए घर में, ज्यादा तो नहीं शोर शराबा चाहिए, उसको माहौल बड़ा अच्छा चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, आसपास बहुत शोर आ रहा है, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, घर में डिस्टरबेंस हो रही है, तो क्या सुनाई दे रहा है उसको? शोर सुनाई दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उसके स्पेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसके उस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो स्पेस में प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हो? और स्पेस आपके घर का वास्तु में क्या डिनोट करता है, आपके वास्तु में किसको कैसे क्या बताएगा? स्पेस इज योर ब्रह्म स्थान, ओपन टू स्काई। हमेशा ब्रह्म स्थान को ओपन टू स्काई रखा जाता था। आंगन होते थे, उस आंगन में एक बड़ी सी तुलसी रखी जाती थी, तुलसाना होता था, ताकि सूर्य की रोशनी ब्रह्म स्थान पर आकर जब बारिश आती है, साक्षात इंद्रदेव की कृपा भी सूर्य देव की कृपा डायरेक्ट ब्रह्मदेव पर पड़े और पूरे घर को चैनलाइज कर दे, उस घर में रिश्ते, पैसे, धन, संपत्ति, सम्मान सब कुछ हो। कैसे संभव हुआ? स्पेस एलिमेंट को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। एयर एलिमेंट क्या होता है? एयर एलिमेंट बताता है आपके घर के जितने भी आपकी प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति मतलब श्वासों की शक्ति, अगर सांस नहीं हो तो कितनी देर जिंदा रह सकते हो आप? एयर एलिमेंट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है आपकी स्किन को, आपके स्पर्श को, और यही वो प्राण शक्ति है जो आपको काम करने की वाइटल फोर्स देती है, आपको जिंदा रखती है। हम बोलते हैं ना सगुण में और निर्गुण में। सगुण मतलब जिसके अंदर प्राण है, जो जीवंत है। अपने सारे कामों को सगुण में करने की आदत डालिए। जिस नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग आप कर रहे हो, इवन अभी चेक करो, जिस नोस्ट्रिल से ब्रीद कर रहे हो, दैट इज योर एक्टिव स्वर, दैट इज योर सगुण स्वर, दैट इज योर प्राण शक्ति। और ऑपोजिट जिसमें से स्वर नहीं आ रहा, श्वास नहीं आ रहा, दैट इज योर मृत स्वर। अब आप देखो, एक मरे हुए इंसान को कितनी देर आप घर में रखते हो? जिंदा इंसान हमेशा रहता है आपके साथ, मरने के बाद कितनी देर तक अपने साथ रखते हो, रख पाते हो? यही है सगुण और निर्गुण का मतलब ही यही है। सारे काम आप आज से ही नोट कर लो, जो नॉस्ट्रिल वर्किंग है उसी में ही काम करने की आदत बनाओ। वही पैर घर से बाहर निकालो, वही पैर आप अपनी गाड़ी में रखो, कोई आप मीटिंग में जा रहे हो वही पैर उस ऑफिस में एंटर करो, फिर देखिए मैजिक। लेकिन हम सोचते तक नहीं है इन बातों में, क्योंकि एयर एलिमेंट आपके काम को प्रोग्रेस कराने के लिए आपकी हेल्प करता है। दैट इज योर वाइटल फोर्स, जो आपको प्राणदायिनी शक्ति देती है, जिससे आप अपने घर के सारे कामों को पूरा करते हो, अपने बिजनेस में ग्रो करते हो, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की वो एनर्जी के साथ वहां पर लगे हुए रहते हो। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है आपके घर में? वास्तु के अकॉर्डिंग क्या निकल कर आता है? किनको बोलेंगे एयर एलिमेंट आपके घर में? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं एयर, किसको बताते हैं? नोबडी? ईस्ट डायरेक्शन नहीं पूछ रही हूं मैं। और ईस्ट वायु तत्व का नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। स्किन इज करेक्ट, स्किन तो बता दिया। प्राण शक्ति इज, ये मैं आपके घर का वास्तु पूछ रही हूं, घर में किन चीजों से हम देखेंगे कि ये आपको एयर एलिमेंट बता रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ग्रह नहीं बताना, देखिए कितना कंफ्यूजन है ना। चलिए कोई बात नहीं, ओके। एयर एलिमेंट है आपके घर के वास्तु में आपके डोर्स और विंडोज। कहां से आती है एयर आपके घर के अंदर? डोर्स और विंडो से ही आती है ना। तो ये दोनों चीजें आपके घर के एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। स्पेस एलिमेंट को क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका ब्रह्म स्थान, ओपन टू स्काई। वेरी गुड संदीप जी, वेरी गुड। अब यहां पर फायर एलिमेंट की बात करते हैं।
फायर एलिमेंट इज योर आईज। आप अपनी आंखों से क्या देखते हो? आपको क्या दिखाई देता है? आपके घर की शेप कैसी है? आंखों से ही देख के बताओगे आप, है ना? आप किसी का भी शेप कैसा है, रूप कैसा है, सज्जा कैसी है, इंटीरियर कैसा है, दैट इज योर फायर एलिमेंट। और ये फायर एलिमेंट आपके घर की शेप बताता है, किस शेप का घर है वास्तु में। अब वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट इज योर, पानी हमेशा स्वाद देता है। वाटर किसको रिप्रेजेंट करता है? मून को। और चंद्रमा, जल, हमेशा आपके खाने में स्वाद भरता है, टेस्ट क्रिएट करता है। टेस्ट देगा वाटर। अब यहां पर क्या देता है? स्वाद, टेस्ट। आपके घर के अंदर जो खाना बनता है उसमें रस कौन सा है, वो बताएगा। किस तरीके का खाना बनता है, ये आपका वाटर एलिमेंट डिसाइड करता है। आपका बिजनेस क्या दे रहा है, आपका किस तरीके का वाटर फ्लो है, यानी कि बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, आप लेविशली क्या खा रहे हो, पी रहे हो, आपको लाइफ में रस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कब आता है? जब आप अच्छे खासे पैसे वाले हो, जो चाहे खरीद लो, जो चाहे घूम लो, जो चाहे आप उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने मन की शांति पालो, दैट इज अ रस, दैट इज अ सुकून, दैट इज अ पीस। ठीक है? तो वाटर आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए पानी के नाम से ही इसको देखते हैं। अब अर्थ क्या है, और ये वाटर आपके घर में कहां रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करेगा? सारी वाटर बॉडीज, यानी कि ओवरहेड वाटर टैंक और जितनी भी पाइपलाइन आपके घर में जा रही हैं, वो सब आपका वाटर एलिमेंट है। ठीक है? और क्या अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि अरे साउथ में तो पाइपलाइन जानी नहीं चाहिए, वाटर एलिमेंट है इधर तो? कुछ क्लियर हुआ जो बताने की कोशिश कर रही हूं? वास्तु डरने की चीज नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। वास्तु एक सॉल्यूशन है, और तरीके से किया गया सॉल्यूशन है। वाटर एलिमेंट जो भी आपका ओवरहेड वाटर टैंक है और उससे जुड़ी हुई पाइपलाइन पूरे घर में जो जाल बिछता है, वो सब वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है आपके घर में। अब आता है अर्थ। अर्थ क्या देता है आपको? स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी किस में? आपके रिश्तों में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशनशिप में, हर एक चीज में स्टेबिलिटी चाहिए तो अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या है आपका? स्मेलिंग पावर, नोज, आपका नोज। ठीक है? 5 एलिमेंट कंप्लीट हो गए आपके सेंसेस, 5 तत्व। नोज क्या करता है? स्मेल करता है, गंध को स्मेल करता है। पता है कितनी गंध होती है? 1,74,752 तरह की गंध होती हैं, स्मेल्स होती हैं, जो शास्त्रों में वर्णित है। तो अर्थ एलिमेंट स्मेल के लिए, जिसको कि हम अगर यूज करें, फ्रेग्रेंस, जितनी भी फ्रेग्रेंस होती है। अब आप देखो, अपने इष्ट देव के लिए जो धूप लगाते हो, माँ लक्ष्मी को पूजा करने के लिए, तो आप रोज की, है ना, गुलाब की धूप लेकर आते हो, सुगंध जितनी लेकर आते हो, अलग अलग इत्र छिड़कते हो। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग गंध होती है। तो इसीलिए जो अर्थ एलिमेंट है आपके घर के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन बताएगा अर्थ एलिमेंट क्या होता है? गंध नहीं बोलना, गंध तो इसका एक एलिमेंट है, इसकी पर्सनालिटी है। स्टेबिलिटी इज गुड, वेरी गुड अनुराधा जी, ये इसका गुण हो गया, ये इसका कैरेक्टर हो गया। बट घर में कैसे देखेंगे, किसी भी वास्तु में कैसे देखेंगे कि इसको हम अर्थ एलिमेंट बताएंगे? है किसी के पास आंसर? जल्दी करो, क्योंकि बहुत कुछ और पढ़ाना है अभी। हेल्थ, नो। एनीवन एल्स? चले, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, नो।
अर्थ इज योर भूमि, योर धरती, योर लैंड, जिस पर आप रह रहे हो, जिस पर खड़े हो, वही तो है पृथ्वी। और क्या है? आप समझ में आया आपको 5 एलिमेंट्स? अब एक और तरीका आपको सिखाती हूं लाइफ में, क्योंकि मुझे पता है कोई नहीं पढ़ाता ऐसे, और फेंगशुई वास्तु आप करिएगा नहीं कभी। छोटे घरों में, जैसे मैंने आपको बताया, छोटे घरों में हमेशा आपको छोटे, ये कौन स्क्रिबल कर रहा है मेरी स्क्रीन पे? प्लीज ऐसा ना करें, गलती से हुआ है तो इसको रिमूव कर दीजिए। अब यहां पर एक चीज देखिए, आपको मैं तरीका बताती हूं कि घर में बैलेंसिंग कैसे करते हैं। छोटे घरों में हमने बात की कि 11,000 स्क्वायर फीट से कम के घरों में हम 5 एलिमेंट बैलेंस ही करते हैं। बैलेंसिंग करने का एक तरीका होता है, आपके हाथ में जो ये 5 उंगलियां हैं, ये 8 उंगलियां क्यों नहीं हुई? ये भी 5 एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप सपोज करें, ये जो बड़ी उंगली है ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है, सबसे ऊंचा। अगर आप ये हैं, आप देख पा रहे हैं, मेरा हाथ दिख रहा है सबको? कैमरा ऑन करिए, तभी मजा आएगा सीखने का। सभी कैमरा ऑन करके सीखेंगे इसको, कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। जी, वेरी गुड। देखिए, ये आप अपने अपने हाथ में, ये जो मिडल फिंगर है, जो सबसे लंबी उंगली होती है आपकी, उसको देखो। ये खुद को समझना, ये आप हो, ठीक है? आप हो या आपके घर का वो जोन, वो तत्व है जो डिस्टर्ब है। अब उसमें कौन सा कलर थेरेपी? हम सिर्फ घरों में, छोटे घरों में जब हम एलिमेंट बैलेंस करते हैं तो कलर थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट। इसका इतना ही काम होता है, ज्यादा काम ही नहीं होता। अब ये आप हो या आपका तत्व है जो इम्बैलेंस है, और इसके पीछे जब आपके पास कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है तो आप अपने बच्चों को दे सकते हो इजीली, बिना सोचे समझे। ये आपका बच्चा है, ये आपके पापा हैं, आप ये समझ लो बीच में आप हो। सभी समझ पा रहे हो? अगर आपके पास कोई चीज की कमी होती है तो किससे मांगते हो? अपने पेरेंट्स से मांगते हो या अपने बच्चों से मांगते हो? ऑब्वियसली पापा से। अगर आपका ये तत्व, सपोज करें ये नॉर्थ है, नॉर्थ में आप हैं, नॉर्थ में एलिमेंट डिसबैलेंस है, और नॉर्थ में मुझे कौन सा कलर करना चाहिए? नॉर्थ में अगर मेरा कट है तो मैं उसको एलिमेंट बैलेंसिंग की वजह से कैसे करूंगी चेंज? अगर मेरा नॉर्थ कट है तो मेरे पास कमी है, कट होना मतलब कमी होना, मेरे पास कमी है तो मैं किससे मांगूंगी? पापा से। पापा कौन है? पीछे खड़े हैं, हमेशा हमारी बैकबोन। आप अपने बच्चों की बैकबोन हो ना, फादर फिगर हो, तो आप अपने पापा से पैसे लोगे कि मुझे इस काम के लिए पैसे चाहिए, यानी कि नॉर्थ अगर कट है उसको फिल करने के लिए पीछे वाला कलर, यानी कि वेस्ट वाला कलर, व्हाइट कलर अगर आप कर देंगे तो आपका नॉर्थ बैलेंस हो जाएगा। अगर आपका नॉर्थ एक्सटेंडेड है, उसको कम करना चाहते हैं, या सपोज करें अब मान लो इसको साउथ है, साउथ एक्सटेंडेड अच्छा नहीं होता, आप उसको कम करना चाहते हो, आपके पास ज्यादा है, तो आप किसको दे दोगे? अपने बच्चे को दे दोगे। तो आगे वाला कलर अगर आपने कर दिया, यानी कि येलो कलर अगर आपने साउथ में कर दिया, तो आपका साउथ बैलेंस हो जाएगा। किस किस को समझ में आया इजीएस्ट वे में? 3 है, पीछे आपके पापा हैं और इधर वाली उंगली आपकी बच्चा है, ये आप हो। इसी को ही सारी कमी आती है, या तो बढ़ेगा। कट और एक्सटेंडेड के लिए ही 5 एलिमेंट की बैलेंसिंग की जाती है, बाकी इसका कोई काम नहीं है।
पूरे वास्तु में। छोटे घरों में कट और एक्सटेंडेड की प्रॉब्लम होने की वजह से ही तो छोटे होते हैं ना। तो उसको पूरा करने के लिए अगर आपके पास ज्यादा है, एक्सटेंडेड है, तो अपने बच्चों का कलर अगर आप ले लेंगे तो आप बैलेंस हो गए। अगर आपके पास कमी है तो पापा से उधार ले लो, कलर कर लो, बैलेंस हो गया। सिंपल, क्लियर। मुझे नहीं लगता आज के बाद आप भूलने वाले हैं इसको, भूलना भी नहीं चाहिए, है ना। साउथ वेस्ट कट हो तो आगे पीछे, अब साउथ वेस्ट आपकी बीच वाली फिंगर हो गई, और पीछे कौन सा है, साउथ हो गया, और आगे कौन सा है, वेस्ट हो गया। कट होगा तो क्या होगा, कट है तो कम है, यानी कि आप पीछे वाला कलर, आगे वाला कलर करोगे, वेस्ट वाला कलर साउथ वेस्ट में कर दोगे तो आपका कट कंप्लीट हो गया। सिस्टम वो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ है इतना आप सभी को, ठीक है, वेरी गुड। 5 एलिमेंट बैलेंसिंग के लिए जब हम बात करते हैं तो हमेशा इन्हीं चीजों को ध्यान में रखा जाता है, और छोटे स्थान पर छोटी जगहों को बैलेंस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यही टैक्टिक्स को इस्तेमाल करना होता है। अगर ज्यादा है तो आगे वाला कलर कर देना चाहिए, और अगर कम है तो पीछे वाला कलर करके बैलेंस कर देते हैं, सिंपल। कलर है ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक या ग्रे और येलो, यही पंच तत्वों के कलर हैं। हम ब्रीफ तो क्लास में ही सीखेंगे मैम। अब एक बार कोर्स कंटेंट की फिर से बात कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आज आपको कोम्बो कोर्स के बारे में भी बता दिया जाएगा कि अगर देवता वास्तु भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ये तो बहुत ही छोटे तौर पर आपको बताया जा रहा है, और क्लास के अंदर इसको बहुत ही डिटेल्ड तरीके से आपको सिखाया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। इसीलिए 21 to 25 डेज की क्लास बनती है। बेसिक प्रिंसिपल हम सीखते हैं, 16 डायरेक्शंस की ग्रीडिंग भी करते हैं, मैपिंग करना सिखाते हैं, और कैसे इन डेप्थ प्रॉपर बताते हैं क्या उनके गुणधर्म है, कैसे आप अपने मैप को देखेंगे। 5 एलिमेंट्स की डेप्थ नॉलेज आपको दी जाएगी जैसे कि आज क्लास में बताया गया है उसका। उसके बाद क्या क्या और किस तरीके से बैलेंस करते हैं, जो ग्रीडिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। डिफरेंट शेप ऑफ प्लॉट है, कहाँ पर लो लाइनिंग है, कहाँ पर होना चाहिए, किधर ढलान होना चाहिए, किधर हाई रेज्ड होना चाहिए, प्रॉपर उसमें सिखाया जाता है। भूमि विभाजन आपको सिखाया जाएगा कि कोई भी भूमि पर ओरिएंटेशन करने से पहले आपको भूमि विभाजन करना होता है, तब जाके आपको पता होता है कि ब्रह्म स्थान, ब्रह्म भीति, देव भीति, मनुष्य भीति और पिशाच भीति, ये 4 भागों में विभाजित करते हैं। अलग अलग भीति पर अलग अलग ओरिएंटेशन करने की बात कही गई है, जिसके अंदर अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए। लैंड सिलेक्शन से पहले जैसे हमने छोटा सा ब्रीफिंग आज क्लास में दिया था, उसके लिए सॉइल टेस्टिंग, वाटर मूवमेंट और भी बहुत सारी टेस्टिंग मेथड आपको बताई जाती हैं, अलग अलग तरीके से सिखाई जाती हैं कि कोई ना कोई आप जो आपको इजीएस्ट वे लगे वो आप उनमें से चुन के अपने भूमि की टेस्टिंग कर सकते हो और उसको एनर्जाइज कर सकते हो। एग्जिस्टिंग वास्तु के बारे में ब्रीफ नॉलेज होगी। अगर टी हिट पर मकान है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, स्लोप है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, शेप ऑफ प्लॉट्स और उसके इफेक्ट बताए जाते हैं। जियोग्राफिक जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में समझाया जाएगा, वैसे तो ये एडवांस का पार्ट है हमारा। ओरिएंटेशन आपको करनी बताई जाएगी, कहाँ पर आपका बेडरूम, टॉयलेट,
वरांडा, कहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 16 जोन्स, और एनर्जीज कैसी होनी चाहिए उनके बारे में। कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टेयर्स, जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, कौन से ग्रह प्लैनेट इस पर बात होती है, अलग अलग जोन में, हर जोन में स्टेयर केस होने से क्या इंपैक्ट होता है, अगर कहीं पर भी नेगेटिव जोन में है तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं, वो सब ब्रीफली सिखाया जाता है। वाटर मैनेजमेंट में आपको सेप्टिक टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, बोरिंग, स्विमिंग पूल, और किस तरीके से कहां पर ओरिएंटेशन होना चाहिए, सब कुछ आपको इन डिटेल्ड बताते हैं। डोर्स और विंडो, दरवाजे के लिए तो हम स्पेशली ब्रह्मास्त्र रेमेडीज कराते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल वास्तु में सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट रेमेडी डोर्स के लिए होती है, क्योंकि आपके घर का दरवाजा सबसे पहले 90% रोल प्ले करता है आपके घर की एनर्जीज के लिए। तो इसीलिए उसका अच्छे से तरीका सीखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 32 पद पर, पिशाच भीति पर कितने एंगल का होना चाहिए, और उसका, उसको अगर नेगेटिव जोन में है तो उसको पावर कैसे दें, क्या उसकी दहलीज स्थापना दोबारा करवाएं, अगर आपने अच्छे से नहीं किया। बने हुए घरों में भी ये प्रोसीजर करवाते हैं। नंबर्स ऑफ डोर्स कितने होने चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, दहलीज होनी कितनी चाहिए। लोगों ने अभी अपने, क्योंकि आजकल चौखट पहले हुआ करती थी, आजकल तो त्रिखट बनने लगी है, यहाँ का तो है ही नहीं सिस्टम, तो इसीलिए अब खुद से बनाने लगे हैं इसको पावरफुल करके, एनर्जी करके, ताकि इस घर में जो भी एनर्जी एंटर करती है वो आपकी सारी सुख सुविधाओं को पूर्ण कर सके। इसीलिए डोर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, कम से कम 2 दिन में जाके हमारा ये डोर डोर ही पढ़ाया जाता है। इंटीरियर वास्तु सिखाया जाएगा, कौन से कलर को आपने इस्तेमाल करना है, क्या इंडिविजुअल इंटीरियर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पर्सन भी हो सकता है। किचन और लिविंग रूम आपको बताया जाएगा किस तरफ होता है, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल, कैसे आप नेगेटिव जोन पे हो तो उसको कैसे आप सुधार सकते हो। ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट बताई जाएगी, स्टोर रूम बताया जाता है किधर होना चाहिए किधर नहीं होना चाहिए। टेम्पल प्लेसमेंट भी बताया जाता है कि एक्चुअल में प्लेसमेंट कहां पर होनी चाहिए। प्लांट्स और वास्तु भी बताया जाता है, और उसके अलावा फेसिंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, किस तरफ आपको फेसिंग करना चाहिए, और अगर नहीं है तो वर्चुअल एंट्री कैसे कर सकते हो। सिर्फ एक रॉड के माध्यम से ही वर्चुअल एंट्री नहीं होती, सो मेनी वेज होते हैं। कम लागत में आप अपने घर में आप 100% अपनी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव जोन में है तो हम सर्वतोभद्र द्वार क्रिएट कराते हैं। सर्वतोभद्र द्वार क्या होता है, चारों दिशाओं में पॉजिटिव एंट्री बना दी जाती है बिना डिमोलिश करे हुए, वो होती है वर्चुअल एंट्री। मर्म स्थान बताए जाते हैं, ये आपको ग्रिडिंग का पार्ट है। मर्म स्थान एक्चुअली आपका एडवांस का पार्ट है, क्योंकि वो देवताओं से बनता है, नॉर्मल ग्रिडिंग में नहीं आता है। रेमेडियल वास्तु में जितनी भी घर में प्रॉब्लम है, दोष है, उनकी रेमेडीज करेंगे, एलिमेंट बैलेंसिंग करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, जहां पर कुछ भी अगर ऐसा है तो वहां पर ऐसा क्या प्रावधान किया जाए तो रीलोकेट करने से क्या वहां पर समाधान हो सकता है। और भी बहुत सारी चीजें वहां पर दी जाएंगी कि रेमेडियल वास्तु ना केवल डिमोलिश करके ही आपको करना है, सिर्फ वहां का एक्टिविटी शिफ्ट करने से और कुछ ऐसा लेपन करने से ही वहां का दोष संपन्न हो जाता है। किसी का चूल्हा अगर नेगेटिव जोन में है, पूरा किचन ना निकाल के उस चूल्हे के नीचे ऐसी हमें लेयरिंग करनी है जिससे कि आप अपने काम को बखूबी कर पाए। स्वर विज्ञान का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जाएगा स्टार्टिंग से, कि हर विधि परफॉर्म करने से पहले आपको स्वरों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी मीटिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए अगर जा रहे हो तो आपको आपके काम के अंदर 100% रिजल्ट चाहिए, उसके लिए आपको स्वर विज्ञान सिखाया जाएगा। 2D 3D रेमेडी प्लेसमेंट, तिथि नक्षत्र मुहूर्त में ही की गई रेमेडी 100% रिजल्ट देती है, उसके बारे में भी बताया जाएगा।
और भी बहुत सारी व्यापार वृद्धि की, आपको पैसे की, हेल्थ की बहुत सारी रेमेडीज मिलती हैं, जो आप टाइम टू टाइम उसको करके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर लेते हो। हेल्थ वास्तु, मनी वास्तु, रिलेशन वास्तु, चिल्ड्रन वास्तु, ये सब कुछ आप अपने आप से कर लेंगे, कोई इसमें अलग से पढ़ाने की भी जरूरत नहीं होगी। इतना आप एक्सपर्ट हो जाओगे कि ये तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। कट और एक्सटेंशन प्लॉट अगर है, उसको कैसे रेमेडियल तरीके से आप विधियां करके इसको दूर कर सकते हो। टॉयलेट, सेप्टिक टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक की स्पेशल रेमेडीज होती हैं, जो हम क्रिस्टल्स और इन सब के माध्यम से करते हैं, उनका तरीका आपको बताया जाएगा। भूमि की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, सपोज करें कोई भी बाधित भूमि है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, आपके फ्लैट नहीं बिक रहे हैं, आप अपना घर नहीं बना पा रहे, बहुत सारी एनर्जी डिस्टर्ब है, उसको कैसे करेंगे, तो वो आपको सिखाया जाएगा। सिंबल वास्तु, स्वास्तिक, ओम, कलश स्थापना, फ्लैग बनाकर, पेंटिंग से, आइडल से और आर्ट इफेक्ट से कैसे आप अपने घर को पॉजिटिव कर सकते हो, कहां पर क्या रखना चाहिए। तो ये पूरा ब्रीफ नॉलेज आपको दी जाती है। 25 डेज का रेजिडेंशियल वास्तु का कोर्स इसमें होगा, जो ईच एंड एवरी पार्ट की आपको नॉलेज होगी, और एंड ऑफ द कोर्स विद इन 25 डेज आप मास्टरी की तरफ एक कदम बढ़ा चुके होगे, कि आप अपने घर के हर एक कोने कोने को ऊर्जान्वित कर सकते हो। उसके बाद जब एडवांस की बात आती है, तो एडवांस, अब इसके पहले कोर्स की बात कर लेते हैं कि इस कोर्स की फीस क्या है। अगर आप रेजिडेंशियल में ही सिर्फ एडवांस में आप लेना चाहते हो, तो 3999 का इसका अमाउंट होता है, वो पे करके आप आज ही रजिस्टर कर सकते हो। सर, आर यू देयर? यस। तो अगर आपको रजिस्टर करना है, तो हमने आपको एक, जैसा भी लास्ट क्लास में भी कहा था, कि वी हैव अ लिमिटेड सीट फॉर दिस बैच एंड पीपल हैव स्टार्टिंग रजिस्टरिंग इट। तो आप कल तक रजिस्टर करते हैं, देन यू नीड पे ओनली 3500। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग देवता वास्तु विद अस, जो कि सेम टाइम पे आएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेजिडेंशियल वास्तु, देन द फीस, द कॉम्बो ऑफ बोथ द इज 8000। आपके ग्रुप के अंदर डिटेल्स बाकी आ जाएगी। एंड देवता वास्तु यूजुअली रन फॉर 30 to 34 की क्लास होती है, जिसमें हम हॉस्टल वास्तु भी कवर करते हैं। द पैकेज बोथ टुगेदर इज 8000। अगर किसी ने 3500 कर लिए हैं और वो आगे भी देवता वास्तु में रजिस्टर करना चाहते हैं, देन बाय पेइंग द रिमेनिंग अमाउंट यू कैन रजिस्टर फॉर द सेम। बाकी ये जो कॉम्बो ऑफर है, ये कल तक के लिए वैलिड है, तो आप अवेल कर सकते हैं कल तक। यस मैम। मैं देवता वास्तु का थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके अंदर क्या क्या कवर करते हैं हम, वो मैं डिटेल आपको बता देती हूँ। कि इंडस्ट्रियल वास्तु, इसमें बिल्कुल आपकी इंडस्ट्री का नाम रखने से लेकर और आपका स्टाफ ओरिएंटेशन तक ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्ड आपको सिखाई जाती है। अगर क्लास मिस होती है तो डेफिनेटली मैम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और ग्रुप हमारा बन जाता है, मैं पर्सनली आंसर करती हूँ। और अगर आप कहीं पर भी स्टक होते हैं, तो मैं आपकी फुल होल्ड हैंडिंग रखती हूँ, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम में ना आए, और मैं आपकी हेल्प करती हूँ। कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आपके मेरे स्टूडेंट्स को आती नहीं है। इंडस्ट्रियल वास्तु का पूरा आपको बताया जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑनर, क्या नाम होना चाहिए, उसके ग्रह नक्षत्र और राशि के अकॉर्डिंग, उसका कंपनी का नाम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो बताया जाता है। उसकी मैपिंग, वास्तु देवता 16 संस्कार, आपको अगर कोई भी नेगेटिविटी है, जैसे हम वास्तु रजिस्ट्री की बात करते हैं, अगर कंपनी में, शॉप में, आपके वर्किंग प्लेस पर अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, तो वहां पर वास्तु रजिस्ट्री के अलावा 16 संस्कार की विधि परफॉर्म करवाते हैं, जिससे कि आपके वहां पर 5 एलिमेंट की बैलेंसिंग हो सके, और बहुत सारी 5 तत्व को बैलेंस करने की विधियां भी कराते हैं। हवन पूजन तो होता ही है, वो एक बार करने से, साल में एक बार करने से आपका पूरा साल भर शुद्धि बनी रहती है। उसके साथ शिलान्यास और गर्भ विन्यास व्यवस्था वास्तु करवाते हैं। अगर आपका नया घर बन रहा है, तो उसमें शिलान्यास कैसे होगा, पहला जो पत्थर रखते हैं, नींव डालते हैं, उसके लिए क्या क्या
सामान डाला जाता है। लेकिन आपका घर बन गया है, तो भी आपका गृह प्रवेश कैसे, आप हस्बैंड वाइफ का गठबंधन करा के सही मुहूर्त में एक कलश के द्वारा, एक विधि के द्वारा आप अपने घर में दोबारा से गृह प्रवेश कर सकते हो। आप वास्तु रजिस्ट्री सीखेंगे, इसके अंदर कैसे अपने घर की एनर्जी को क्लेंस कर सकते हो और नेगेटिविटी को बाहर कर सकते हो। टाइम टू टाइम हवन भी हम परफॉर्म कराते हैं, जिससे कि आपके घरों में शुद्धि हो सके। हवन तो अगर आपके घर में कोई भी मुंडन किसी का हुआ है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो भी आपको वास्तु हवन करना चाहिए। कोई भी डिमोलिश आपने किया है, कोई भी आपने कोई तोड़फोड़ की है, कोई भी आपने रेनोवेशन किया है, तो भी, क्योंकि एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती हैं, तब भी आपको वास्तु हवन करना चाहिए रजिस्ट्री के बाद। और आप 45 देवताओं का हवन करने के बाद उन एनर्जीज को वापस शिफ्ट कर सकते हो, ताकि उसका एक बार आपको विधि विधान सीखना है और उसके बाद आप एवरी मंथ कर सकते हो, साल में एक बार कर सकते हो, हर बार हर महीने कर सकते हो पूर्णिमा के दिन, जिससे कि आप अपने घर को स्वयं से बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद आय वास्तु सिखाई जाती है, जो कि एक कैलकुलेशन है। अगर आपका घर, सपोज करें आपका टॉयलेट कोई नेगेटिव जोन में बन गया है, पॉजिटिव जोन में बन गया है जहां पर नहीं होना चाहिए, तो जो टॉयलेट की आय होती है, अगर उतनी डायमेंशन का आपने टॉयलेट वहां बना दिया, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं आते हैं। ऐसे ही किचन होता है, तो हम आय वास्तु सीखते हैं। इवन ईच एंड एवरी पार्ट पर हम आय वास्तु का सहारा ले सकते हैं। अगर आपकी तिजोरी में धन नहीं रुकता, तो कितने आय का कपड़ा वहां सिर्फ बिछाने मात्र से आपका धन वहीं रह जाता है। अगर किसी के हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो बेड, उसकी बेडशीट और पिलो कितने आय का होना चाहिए, जिससे कि उनके रिलेशनशिप अच्छे हो जाए। क्या पता वो नेगेटिव आय के बेड पर सो रहे हैं, जिनसे उनके घरों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो रहा है। तो ये भी बहुत सारी तरीकी टेक्निक्स हम लोग आय वास्तु में सीखते हैं। जैसे हम 16 जोन को सीखते हैं, ऐसे ही आय वास्तु आपके हर एक पार्ट को कवर करती है और आपको वो कैलकुलेशन बताती है कि किस चीज को, जैसे आपके बच्चे का स्टडी टेबल है, आपका वर्किंग टेबल है, इवन आपका पेन कितने आय का होना चाहिए, आपका जो चेक बुक है वो कितने का है, आप देखिए उसका डायमेंशन, उसकी कैलकुलेशन होती है। और आपकी जो डायरी या बिल बुक जो आप अपने बिजनेस में यूज करते हो, कितने आय की होगी, अगर वो यूज करोगे तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। ये सारी चीजें आय वास्तु में सीखते हैं। 45 देवता के बारे में डिटेल्ड नॉलेज कि ब्रह्म स्थान और बाकी जो 45 देवता एनर्जी हैं, उनको देखना, उनको सीखना, उनके क्या क्या टेस्टिंग्स होते हैं, क्या क्या भोग होते हैं, कौन से मंत्र होते हैं, किस टाइम पर वो मंत्र करे जाते हैं, इन डिटेल्ड आपको सिखाया जाता है। अगर किसी काम के लिए आप जाना चाहते हो, तो कौन से देवता को एक्टिव करके उस टाइम पे वो विधि वहां करके जाइए, आप अपने काम में विद इन 24 आवर्स सक्सेस पा सकते हो। तो ये मैजिक है 45 देवता एनर्जी पर काम करने के लिए। यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में, जरूरी नहीं है आपका घर वास्तु ऑस्पिशियस बना हुआ है, फिर भी भूमिय ऊर्जा से कहीं ना कहीं से कोई रेज आपका इंटरसेक्ट कर रही है, आपके मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर रही है, जिससे आपकी जियोपैथिक स्ट्रेस आपके घर में बढ़ रहा है, उसी से ही रिलेशनशिप, आपका पैसा, आपका बिजनेस सब खत्म हो रहा है। तो उसकी टेस्टिंग करेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे। डाउजिंग टेक्निक सिखाई जाएगी, कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं, कैसे डाउजिंग होती है, किस तरीके से यस और नो में आप आंसर निकाल सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपने हाथों से कैसे डाउजिंग सीख सकते हो। हेल्थ वास्तु आपको बखूबी बताया जाएगा कि ओरिएंटेशन में अगर यहाँ यहाँ ये गलतियां हैं, तो इस तरीके की आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे, और उनको दूर करने के लिए आपको कौन सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कमर्शियल स्पेस पर वास्तु अलग अलग, हॉस्पिटल बना रहे हो उसका अलग, स्कूल बना रहे हो उसका अलग, छोटी शॉप्स हैं उसका अलग, आपका ज्वेलरी का बिजनेस है उसका, ईच एंड एवरी पार्ट के लिए जितने भी प्रोफेशंस हैं, हर एक के लिए अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि हर ग्रह से रिलेटेड आपका बिजनेस होता है। जैसे आपका ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक है, आपके ऑर्नामेंट्स है, ये शुक्र ग्रह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो उस तरीके का ओरिएंटेशन कराया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका
वास्तु बनाया जाता है, वो सब कुछ बताया जाएगा। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और कॉर्पोरेट ऑफिस जो होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में किस तरह का होना चाहिए, हैवी मशीन्स कहाँ आनी चाहिए, मशीनें बंद पड़ी हैं तो उसको कैसे चलाना चाहिए, आपका रेडी टू यूज बिल्कुल सेल के लिए जो प्रोडक्ट है वो कहाँ रखें, आपका रॉ मटेरियल कहाँ रखें, आपका गार्ड रूम कहाँ होना चाहिए, कैसी मिट्टी का इस्तेमाल करें, कौन कौन से पेड़ पौधे वहां लगाकर हर एक चीज अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। स्पेसिफिक रेमेडीज आपके लिए, अगर आपका इंडस्ट्री, आपका स्लोप, आपका घर, क्योंकि देखिए ये जो स्पेशल रेमेडीज है ये एडवांस का पार्ट है, वो बेसिक में नहीं है। तो अगर आपका बेसिक प्रिंसिपल ही सही नहीं है घर का, जहां पर लो लाइनिंग होगा, वहां से ऑपोजिट अगर सिद्धांत पर आप काम करते हैं तो आपके घर का वास्तु तो ग्राउंड लेवल पर ही बिगड़ जाता है। उसके सॉल्यूशन के लिए अनंत पीठ की स्थापना करते हैं साउथ वेस्ट में, जिसके अंदर आपके पूरे घर का जो सॉल्यूशन है वो हो जाता है। एनर्जी नेवल पॉइंट आपके घर के ब्रह्म स्थान को क्रिएट करवाते हैं, उसके अंदर क्या क्या सामान डालकर, चाहे आपका बना हुआ घर ही क्यों ना हो, फ्लैट्स में भी सिर्फ 1 से 1.5 इंच की थोड़ी सी कोर कटिंग करके ही इन सामान को डाल देने मात्र से आपका घर ऊर्जान्वित होता है और ब्रह्म एनर्जी फील्ड एक्टिव हो जाती है, क्योंकि सारी एनर्जीज ब्रह्मा से ही निकलती हैं। वास्तु जितने भी डिफेक्ट्स हैं आपके, उसके करेक्शन के लिए विधियां दी जाएंगी। प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपको सेल की ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए अलग अलग तरह की रेमेडीज, अलग अलग तरीके के, जो आपने मुझे नहीं लगता आज से पहले कभी सुनी होंगी। फोटो लगाना, पेंटिंग लगाना, ये तो बहुत पुराना स्टाइल है। हमारा बिल्कुल आपके सामने करेंगे और आप उसका रिजल्ट विद इन मिनट्स आप देख सकते हैं। हम टोटली एनर्जीज पर काम करते हैं, इसलिए एडवांस का जो कोर्स है उसकी, जैसे बेसिक में हमने बताया, लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, डिटेल्ड नोट्स रहेंगे आपके पास, डिजिटल सर्टिफिकेट्स रहेंगे, और ऐप एक्सेस आपके पास हमेशा रहेगा, क्लास रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा। मैं खुद से आपको आंसर करती हूँ हमेशा, कोई और नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं है, कुछ नहीं है, मैं खुद से ही आंसर करती हूँ। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट हूं मैं सर्टिफिकेट उसी को देती हूँ जो उसके लायक होता है। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर और स्टूडेंट की जो गरिमा है जहां पर वो बनी रहती है, तो आप मजे से सीख पाते हो और अच्छे से उसको अपने अंदर उतार पाते हो। तो इसीलिए डिटेल्ड आपको सर्टिफिकेट डिजिटल दिया जाएगा, बट जिसको मैं अलाउ करूंगी उसी को ही, क्योंकि हम लास्ट में टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, रेजिडेंशियल में भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं और इसमें भी टेस्ट कंडक्टेड किया जाएगा आपसे, और उसके बाद ही सर्टिफिकेट आपको इश्यू किया जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई ये आप फीस देख के, अगर आप इसका अमाउंट देख के इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी, मैं नहीं समझती, समझदारी है। क्योंकि मुझे पता है ये नॉलेज कैसी है और ये ज्ञान की वैल्यू क्या है। आपको अगर कम प्राइस में मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका मूल्य मैं नहीं जानती। ऑब्वियसली एक हमारी ओकलशाला की और सबसे बड़ा सर की, एक मैं कहूंगी कि इनको ही ग्रेटिट्यूड शो कर रही हूं, क्योंकि इन्होंने ही ये मुहिम चलाई है कि हर किसी को हक है इस ज्ञान तक पहुंचने का। जरूरी नहीं है हम अपने घरों में हर जगह जाके पैसा वेस्ट करें, कुछ भी करें और फिर भी हमें अधूरा ज्ञान मिले, ऐसा नहीं है। ऑथेंटिक नॉलेज यही है और यही वास्तु है। शास्त्रों में देखिए, पढ़िए, अगर ये नहीं है तो फिर आप बेशक मत ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है क्वालिटी है, वर्थ है, तो ही इस कोर्स में आइए और सीखने आइए, ताकि आपकी अर्निंग विद इन कोर्स होनी शुरू हो जाए। और अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं हमेशा आपके साथ रहती हूँ, चाहे वो ग्रिडिंग में हो, देवता की ग्रिडिंग मार्किंग भी कराई जाएगी आपको। पूरी मेरी एक वीडियो आपको सिखाने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे देवता मार्किंग अपने हाथ से करते हो। कोई हम गूगल अर्थ वो नहीं करते, सिर्फ डिग्री लेना आपके कंपास में होता है, सिर्फ आपके फोन में ही सारी चीजें होती हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ आपके पास आपका ग्रिडेड मैप होने ही काफी है। बाकी सब कुछ आप डे 1 से ही
अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो, अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, अपने क्लाइंट्स के साथ आप अर्निंग शुरू कर सकते हो। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? क्योंकि टाइम हो गया है, हम कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जी ममता त्यागी जी। हेलो मैम। मैम, मैं दोनों दिन से आपकी क्लास जरूर अटेंड कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक थैंक यू। मिनट के लिए भी मैं नहीं, मतलब ऐसा होता, बट हाँ, कैमरा इसलिए नहीं ऑन कर पाते क्योंकि लंच टाइम होता है, सब चीजें साइड बाय साइड। कोई नहीं। बट मैम, मेरी भी सेम वही रिक्वेस्ट थी जो अभी किसी ने टाइप किया था कि इंटरेस्टेडली, नो डाउट आप जो सिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, और जो हम जैसे हाउस वाइफ हैं हम चाहते हैं सीखना, बट एकदम से 8,000 माइट भी हमारे लिए वो हो जाएगा कि अब समझ रहे होंगे। तो हाँ, 2 इंस्टॉलमेंट में देने में प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अभी 4 दे दिया, और सेकंड स्टार्ट होने से पहले, मतलब वी नीड अ फ्यू, मतलब वो, और फिर हम सेकंड दे देंगे, तो 4। उसके लिए तो मैम सर विल डिसाइड, क्योंकि मैं फाइनेंशियली मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ये सर आर यू देयर? सर भी यहाँ पे हैं तो। सर, ये मुश्किल होगा मैम, क्योंकि देखिए आप अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर भी जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता अगर कोई सोचता भी है, और कोई अपना, हमने तो यस कॉम्बो मैम, में भी बताइए। आपको बता दिया है। थोड़ा सा आप सोच के देखिए, मैं समझ रही हूँ आप सबकी कंडीशन, लेकिन अ, बाकी सर विल डिसाइड। आई सर, थिंक मैम प्लीज बताइए, ऐड। बताइए क्या क्या डाउट है। ममता सॉरी मैं मैम मिस कर बोलिए। गया। मुझे लगता है सर अग्री कर रहे हैं। सर, नहीं नहीं, आप दोबारा वो क्वेश्चन, अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, आप बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि अभी जैसे आज इवनिंग तक मैं आपको 4,000 पे कर देती हूँ, ठीक है, और आप कर दीजिए। 4,000 आप एडवांस से पहले पे कर दीजिएगा। आपको यस यही चाहिए था? यस यस यस। एग्रीड। ओके, थैंक यू सो मच। आपको मैं मतलब आज पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँ। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू, एंड वेलकम टू थैंक, द क्लास। आप बहुत अच्छे से कर पा रही हैं, तो इसीलिए इतना डेयरिंग स्टेप वाली कंडीशन है, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द फैमिली ऑल्सो। जी नीलम मैम, डॉक्टर नीलम। मेरी भी सेम सवाल था जो मैम ने किया कि इफ यू हैव जी 3,500 तो हम लोग रेसिडेंशियल का पे कर रहे हैं, लेकिन इफ यू आर पेइंग 4,000 एंड बुकिंग फॉर द एडवांस आल्सो, एंड बिफोर द एडवांस क्लास स्टार्ट्स वी पे द रिमेनिंग 4,000, इज इट ओके? अभी सर ने तो मैंने क्लियर अभी कर दिया। बोल दिया, अभी यही डाउट क्लियर किया। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। You can pay it as per your convenience. But you need to pay 4,000 now, and before the advanced classes, you need to pay the remaining 4,000. यस सर, थैंक यू सो मच। जी हेलो पूजा मैम। मैम। हेलो मैडम, हेलो मेरा भी यही क्वेश्चन था मैडम। बट एक और क्वेश्चन है मैडम, इसके अलावा और भी कोर्स है, पिरामिड वास्तु वगैरह, उस वो भी मैम अलग वो से है इसको मैम? मैम वो अलग से है, लेकिन वो अभी इस कॉम्बो में इंक्लूड नहीं कर रखे हैं। तो वो अलग से, उसके वो अलावा ऑलरेडी रीजनेबल, सर वो पूरा, ऑलरेडी जैसे बहुत पूरा रीजनेबल कोर्स कोर्स सीखना के हो होते हैं। क्या मैम? सर, सॉरी पूरा मैम। कोर्स सीखना हो, ये एडवांस मैम वाला वो भी? अपने आप मैम वो आपको, मैम मैं अभी पूरे का कॉम्बो नहीं दे पाऊंगा। वो कोर्स उसी टाइम डिसाइड करेंगे फीस जब पिरामिड वास्तु आएगा। बट उनकी उन 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 कोर्स की फीस ना 4,000 नहीं होती। दैट विल अराउंड 2,000 के आसपास होती है, 2,000 2,500 समथिंग। तो सर इसके बाद और कितने कोर्स होते हैं जो एकदम परफेक्ट ये वास्तु का कोर्स हो जाता है? मैम देखिए, मैम कोर्स की कोई अथा नहीं होती है। आप कुछ भी कर लीजिए। रेमेडियल पिरामिड वास्तु रेमेडियल टाइप का है। फिर आप कहोगे हमें यंत्रा भी सीखना है, तो आप यंत्रा भी कर सकते हैं। देन आप एस्ट्रो वास्तु भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज आते ही रहते हैं। बट स्टार्टिंग के लिए बेस्ट ये है कि आप पहले बेसिक और एडवांस पे जाए, फिर आगे आप स्टार्ट करें। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। मैं भी सर आपको आज ही पेमेंट कर दूंगी, 4,000, एंड 4,000 एडवांस के बिफोर कर दूंगी। श्योर मैम।
ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू यू मैम। सर, थैंक यू। वेलकम टू द फैमिली मैम। जी तृप्ति मैम, तृप्ति जी अनम्यूट करिए जी। यस मैम, पहले तो आत्मा नमस्ते। नमस्ते। और मेरा जो लास्ट टाइम आपका जो कोर्स था उसमें मैंने एनरोल किया था, और बाद में फैमिली में थोड़ी ट्रेजेडी हो गई, तो लास्ट 3-4 मतलब में जो क्लासेस थे उसका थोड़ा इधर उधर हो गया था, तो मेरा सर्टिफिकेट भी नहीं आया है। और आपने अभी बोला कि मैं हर किसी को सर्टिफिकेट नहीं देती हूँ, तो मुझे लगा कि इस वजह से मेरा सर्टिफिकेट रुक गया है। तो मुझे री ऐड करिए या फिर मुझे गाइड करिए कि मुझे क्या करना है अभी। और वो मेरा सर हेल्प एक्चुअली करेंगे मैम आपकी, आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा अगर आपने कंप्लीट उसको पढ़ लिया है तो। नहीं तो आप हाँ, मुझसे एक बार ग्रुप में बात कर लीजिए, आप होंगे ना उसके ग्रुप में, तो मैं एक दो उसके ग्रुप क्वेश्चन में आपसे हूँ मैं पूछ सर। के उसको फिर मैं आपको इशू कर दूंगी। ओके मैम, क्योंकि क्या हुआ था कि ट्रेजेडी ऐसी हुई थी कि 4-5 दिन तक व्हाट्सएप खुला ही नहीं, तो ऑटो डिलीट होके सारा डाटा क्रैश हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हाँ, सर आपकी हेल्प कर देंगे इसमें अगर मैम आपको ऑलरेडी सर्टिफिकेट। आपके एप्लीकेशन पे सारा डेटा है, तो आपको हमने इतना सारे ऑप्शंस दे रखे हैं डेटा लेने के, तो आपको तो व्हाट्सएप ऐप पे में जरूरत ही नहीं है। सर ऐप में ये हुआ है कि मेरा फोन एकदम फुल हो गया है, तो ऐप डाउनलोड ही नहीं हो रही है। एक काम करिए ना, आप मत देखिए, वेब पोर्टल पे देख लीजिए। अब इससे ज्यादा तो मैं आपको सहूलियत नहीं दे सकता ना। ओके, आप वेब 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 पोर्टल पोर्टल पे मुझे मिल जाएगा, हाँ, वेब डाउनलोड करने पोर्टल की पे जरूरत है। नहीं पड़ेगी ना सर? नहीं, कुछ नहीं करना, वेब पोर्टल पे सब है, वेबसाइट की तरह खोलिए। वेब पोर्टल इज अ वेबसाइट ओनली। वेबसाइट पे ओके जाइए, ओके फिर रजिस्टर नंबर से लॉगिन कीजिए और वहां पे आराम से क्लास देख लीजिए। मैम देखिए, थोड़ा सा ओके। हम लोग स्ट्रिक्ट है सर्टिफिकेशंस को लेके। नहीं नहीं, बराबर है ना सर, मैं भी टीचर हूँ सर। हाँ, तो मैं बेटर समझ सकती हूँ। आप जी समझ सकते हो ना हाँ, मैम, समझ सकती सर्टिफिकेशन। हूँ सर। किसी ने पूछा है फीस 3500 है। 3500 इज ओनली फॉर द रेजिडेंशियल वास्तु कोर्स, बट 8000 इज फॉर आपका इसका ये वाला देवता वास्तु कोर्स। तो अभी अगर अगर आप अभी खाली रेजिडेंशियल वास्तु करना चाहते हैं, देन यू कैन पे 3500। ओके सर, थैंक यू सर, सर। ये ऑफर आज के लिए ही है ना, बस 35? मैडम कल तक के लिए है। मैंने कल क्लास में बोल दिया था, तो ओके, अब हम अपने 3 days वर्ड्स बैक नहीं ले सकते। कल तक के लिए है, बट कल के बाद नहीं। जी। ओके, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है किसी को आज की क्लास से रिलेटेड? समझ में आया होगा आई होप सबको। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कल दरवाजा पढ़ेंगे आपके घर का। तृप्ति जी कुछ पूछना है आपको? आपका हैंड रेज है अभी, नहीं तो विदा लेते हैं। कल मिलेंगे सेम टाइम पर 12 o'clock। सर क्लोज करें? श्योर मैम, श्योर, थैंक यू। ओके, चलिए, नमस्कार सभी को। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कल मिलेंगे। बाय बाय।